कोई किसान 1 हेक्टेयर में यूरिया डीएपी डाल करके एक सर्टेन उत्पादन लेता है, क्या प्राकृतिक खेती से उस तरह का उत्पादन वो ले सकता है? हिमाचल जैसे जो एप्पल की बेल्ट है जहाँ पर भरपूर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बहुत स्प्रे किया जाता है, वहाँ पर भी लोग 15 साल से 20 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और बहुत बढ़िया रेड कलर के बड़े बड़े सेब निकल के आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनकी साइज में कमी हुई है, प्रोडक्शन में कमी हुई है, बल्कि बड़ी है। परंतु हमें ये समझना जरूरी है कि मैं कंज्यूमर हूँ और मुझे ऑर्गेनिक नेचुरल ये अच्छा लेना है। मैं क्या देखूँ उस पैकेट पे, मुझे श्योर हो जाए कि ये अच्छी तरह से उगा हुआ है, शुद्ध किसान के यहाँ से शुद्ध तरीके से उगा है। कौन से सिंबल हैं जिसको देखकर मिनिस्टर सर से लेके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार यही कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और अलग अलग तरह की खेती है, उसमें भी नामों के बहुत बदलाव हुए हैं। नाम के ऊपर हम ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित ना करें। किसान भाइयों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भारत के जो किसान भाई हैं वो अपने आप में ही साइंटिस्ट हैं। सर, आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। एक डिपार्टमेंट है जो यूरिया प्रोवाइड कराता है किसानों को और एक डिपार्टमेंट जो खेती करता है। इसका दुष्परिणाम कहीं कृषि मंत्रालय, कहीं कृषि विभाग के अधिकारी या जनसामान्य में ये जो फर्टिलाइजर है, इसका दुष्प्रभाव कितना? किसान भाई क्या करते हैं, ज़्यादा के चक्कर में जाने अनजाने में वो इनडिस्क्रिमिनेटली खादों को इस्तेमाल करने लग जाते। एक बार नहीं, मैं 2 बार डाल देता हूँ, 2 बार नहीं 3 बार नहीं, मैं 50 किलो नहीं, मैं 100 ही किलो डाल देता हूँ। पेस्टिसाइड का स्प्रे मैं 5 ml नहीं, जो मैं 10 ml ही कर देता हूँ, ताकि सारे ही इंसेक्ट पेस्ट डिजीज खत्म हो जाए। कोई एक किसान परंपरागत रूप से फसल कर रहा है और उसके बाद लास्ट उसका प्रोसीजर क्या है और अंत तक उसको प्रमाण पत्र मिलने तक प्रूफ होता है कि सर्टिफिकेट के द्वारा ही वो पूरे देश को बता सकता है कि मैं एक प्राकृतिक किसान हूँ। पूरी प्रक्रिया को थोड़ा सा विस्तार से समझिए। प्राकृतिक खेती की अगर हम बात करें तो हमने पीजीएस मॉडल को ही अपनाया है और एकदम से किसान भाई पीजीएस इंडिया नेचुरल ले पाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6 months में ही। कोई किसान जो बायोमास है वो नहीं डालता, गोबर की खाद नहीं डालता, केवल डीएपी और यूरिया से अगर खेती कर रहा है तो ऐसा लगातार डालने से कितने साल में वो अपने उर्वरा क्षमता को खो देगा? केमिकल्स जब आपने एक्सेस में डाल दिए हैं, 3-4 साल के अंदर ही आपकी जो मृदा का स्वास्थ्य है वो बिगड़ने लग जाएगा। 5-6 साल में तो इस तरह से प्राकृतिक खेती को जीवन शैली में अगर हम अपना लें, माननीय अमित शाह जी ने कितना अच्छा अभी स्टेटमेंट दी है कि मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूं। मेरे खेत पर मैंने प्राकृतिक खेती अपनाई है। आज मेरे उत्पादन में लगभग 1.5 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। Producing Surya Power Water Pumps, पानी का साथी, designed for best performance and durability for residential water needs. Highly efficient motor, Surya Pump is पानी का साथी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द किसान शो के इस खास एपिसोड में। एग्रीकल्चर में जब अच्छी खान पान की तलाश एक सामान्य व्यक्ति को रहती है तो उस समय एक बड़ा दायित्व बनता है किसानों का। जी हाँ, खेती न केवल खेती है बल्कि खेती से जुड़ा हुआ भोजन है और भोजन से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य है। ये गोल्डन ट्रायंगल है और इसको बनाए रखना किसानों का एक नैतिक उत्तरदायित्व है। ऐसा हम सब जानते हैं, सब मानते हैं और किसान वो बखूबी निभा रहे हैं। जब हम अच्छे भोजन की तलाश करते हैं, केमिकल फ्री फार्मिंग की बात करते हैं, केमिकल फ्री फूड की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक, नेचुरल फार्मिंग, फूड, ये सब हमारे जहन में सारी बातें आती हैं और उसको लेकर के बहुत सारी बातें यूट्यूब में, सोशल मीडियाज़ में हम सब देखते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स भी इस विषय पर अपनी राय देते हैं, खासकर से किसानों को। इन्हीं कुछ भ्रांतियों को दूर करने के लिए कुछ और चीज़ें किसान कैसे उसको अपनाएं, इसके लिए आज हमारे बीच में खास मेहमान हैं जिनका वर्षों का अनुभव इस फील्ड में है और वो भारत सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर हैं। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर गगनेश शर्मा जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है सर आपका। हम जानते हैं कि हमारे देश में लगभग पिछले 11 सालों से लोग ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग की ओर सरकार के प्रयास से ही आगे बढ़ाई जा रही है। कुछ लोग वर्षों परंपरागत विधि से तो बहुत सालों से ये काम कर ही रहे हैं, लेकिन उनको कहा जाए एक टैग, एक तमगा
आने वाले अब दिनों में मिला हुआ है, जिससे किसान भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि कुछ रिकग्नाइशन हमको हुआ है सर। सबसे पहला आपका ये जो सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, ये किसानों के लिए समर्पित एक संस्थान है जो देश भर में कार्य कर रहा है। सबसे पहले तो ये एक नाम था जिसका मैं कहूँ तो NBDC, फिर NCOF, फिर NCONF, ये सब हम बात करते हैं। तो ये जो नामों की यात्रा रही, इसको आप इस संस्थान को कैसे देखते हैं सर? पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे संस्थान में आज आप पधारे हैं और ये आप जो पॉडकास्ट कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए है, उनकी जानकारी के लिए है और किसानों के लिए ही ये संस्थान बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग आज हमारे सेंटर का नाम है और इससे पहले नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग था। उससे पहले जब शुरुआत हुई थी, जब इस्टेब्लिश हुआ था हमारा सेंटर तो 1988 में, तो नेशनल बायो फर्टिलाइज़र डेवलपमेंट सेंटर नाम था हमारा। तो जैसे कि बायो फर्टिलाइज़र, जैव उर्वरकों की प्रमोशन करने के लिए सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी यहाँ पर, मतलब जैव उर्वरकों को यहाँ बनाया जाता था। वो कैरियर बेस्ड बायो फर्टिलाइज़र्स होते थे 3-4 किस्म के, राइजोबियम बेस्ड, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया और इसी तरह से और भी जो एजोटोबैक्टर है, एजोस्पेरिलियम है, ये सब शुरुआत में बनाए जाते थे और इनको वितरित किया जाता था, एक्सटेंड किया जाता था, एक्सटेंशन की जाती थी डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं स्टेट्स में, क्योंकि इसी तरह से हमारे सेंटर्स फैले थे पूरे देश में। तो एक एक सेंटर जो है 4-5 स्टेट को देखता है। तो बायो फर्टिलाइज़र्स का लोगों में जानकारी बढ़े, किसान भाइयों को इसकी समझ बढ़े, कैसे इसको यूज़ करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें नेशनल बायो फर्टिलाइज़र डेवलपमेंट अपने रीजनल जो बायो फर्टिलाइज़र डेवलपमेंट सेंटर्स हैं उनके माध्यम से प्रचार प्रसार करता था और मैन्युफैक्चरिंग करके किसानों को इसको सब्सिडी के साथ दिया भी जाता था, बहुत कम कॉस्ट रखी जाती थी। और ये जो कार्य है ये भारत सरकार ने 2004 तक इसकी पूरी युद्ध स्तर पर इस कार्य को चलाया गया और इसका नतीजा ये भी रहा कि काफ़ी बायो फर्टिलाइज़र यूनिट्स भी इस्टेब्लिश हुई। इसके साथ साथ जब प्रमोट किया गया, प्राइवेट प्लेयर्स भी आए और आज आप देखोगे NFL, इफ़को, क्रिबको, ये जो बड़े बड़े भारत सरकार की यूनिट्स हैं, ये भी बायो फर्टिलाइज़र्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। GFCL है, गुजरात फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड, और साउथ में भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिट्स हैं, तमिलनाडु में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में। तो पूरे देश में अब ये नेटवर्क फैल चुका है और करीब 550 के करीब बायो फर्टिलाइज़र्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और वो अपना अपना कार्य कर रही हैं सुचारू रूप से। और 2004 तक नेशनल बायो फर्टिलाइज़र डेवलपमेंट सेंटर नाम रहा। 2004 में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया गया, ऑल इंडिया बायोडाइवर्सिटी नेटवर्क प्रोजेक्ट। तो वो ICR को दिया गया कि और आइसोलेशंस जो हैं माइक्रोब्स की वो की जाए और काफ़ी आइसोलेशन निकाले भी गए, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरियाज, कंसोर्शिया भी निकाला गया, लिक्विड बेस्ड टेक्नोलॉजी भी आई, पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया भी आया। तो ये सब बायो फर्टिलाइज़र्स का काफ़ी नोवल टेक्नोलॉजीज़ भी निकल के आई। कैप्सूल भी आजकल आप देखते हो। तो एक साइंटिफिक वर्क भी चलाया गया। तो ICR को करोड़ों में इसके काफ़ी फंडिंग भी हुई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। और 2016 तक ये प्रोजेक्ट चला। तो रिसर्च भी चलती रही, आइसोलेट्स भी निकलते रहे और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो थी नेशनल लेवल पर, उन्होंने भी अपने अपने कार्य किए, अच्छे अच्छे स्ट्रेन निकाले बैक्टीरिया के। तो बायो फर्टिलाइज़र्स का काफ़ी अच्छा प्रमोशन हुआ और हमारा काम सीमित कर दिया गया 2004 में कि हम लोग सिर्फ टेस्टिंग लेबोरेटरी बन जाएँ एज पर फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर। तो FCO है, फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर है 1985। तो उसके तहत हम लोग नोटिफाइड लेबोरेटरीज़ भी हैं अब। तो वो कार्य भी हमारे नेशनल सेंटर जो है, हमारे रीजनल सेंटर्स करते रहते हैं। तो ये लेबोरेटरीज़ क्वालिटी की एश्योरेंस करती है कि जो भी रेफरल सैंपल आता है जो किसी स्टेट से फर्टिलाइज़र इंस्पेक्टर के द्वारा ड्रॉ किया गया, तो वो हम यहाँ पर चेक करते हैं अपनी लेबोरेटरी में और वो सब स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड है ये चेक किया जाता है। और अब हमारा कार्य क्वालिटी एश्योरेंस का रह गया है 2004 से लेके आगे 2022 तक। और हमारा सेंटर का नाम बदल के नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग रखा गया 2004 में। ऑर्गेनिक फार्मिंग जोर पकड़ा हमारी कंट्री में 2001 में, जब NPOP मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सर्टिफिकेशन के लिए प्रोग्राम चलाया गया।
तो साथ ही साथ ये ज़रूरत थी कि प्रमाणीकरण तो चल पड़ा, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, परंतु कैपेसिटी बिल्डिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ट्रेनिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, फोकस्ड अवेयरनेस प्रोग्राम्स की ज़रूरत थी। तो ये सेंटर को ये मैंडेट दिया गया कि जैविक खेती का प्रचार प्रसार किया जाए, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम। तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन को सपोर्ट किया गया, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग की गई फार्मर्स की, ताकि वो समझें कि कैसे नेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं ऑर्गेनिक के, जो अपेडा के द्वारा NPOP प्रोग्राम चलाया जाता है। तो उसका नतीजा भी अच्छा रहा। 2001 में अगर हम 40,000 हेक्टेयर के करीब थे, तो आज अगर आप 2025 की बात करें तो ओवरऑल थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन और PGS भी, PGS हालांकि 2016 में चलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, तो उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। तो एरिया और प्रोडक्शन जो है हमारी, अगर उस वक्त 40,000 के करीब किसान थे या 40,000 हेक्टेयर एरिया था 2001 में, तो आज आप 2025 की बात करें तो 7 मिलियन हेक्टेयर के करीब, 70 लाख हेक्टेयर एरिया, 70 लाख हेक्टेयर एरिया थर्ड पार्टी और PGS में डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कन्वर्जन में है। कुछ सर्टिफाइड है, कुछ अंडर सर्टिफिकेशन है। तो ये हमारा देश में आज जो है स्टेटस है। तो सारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेट गवर्नमेंट्स, इस सब के लिए ये जिम्मेवार हैं और सब ने बहुत अच्छा कार्य किया, सारी स्टेट्स ने। सिक्किम पूरा ऑर्गेनिक है, तो आज आप देखते ही हैं पूरी कंट्री में स्टेटस। मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है ओवरऑल एरिया की बात करें, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग चला। फिर 2022 में जो है हमारे सेंटर का नाम नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग कर दिया गया। ये इसलिए क्योंकि 2016 में हमारा PGS इंडिया सर्टिफिकेशन सिस्टम चलाया गया। एक अच्छा मॉडल लेके आए कि ये माना गया कि जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है वो प्राइमरीली एक्सपोर्ट के लिए है, और ऐसा है भी, काफ़ी एक्सपोर्ट किया जाता है। और जो थर्ड पार्टी सर्टिफाइड है उसमें जो इंस्पेक्टर है वो सर्टिफिकेशन बॉडी का, वो आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में और फार्म को चेक करते हैं, और उनको फ़ीस होती है, उनकी ऑडिट फ़ीस, जो कि 25,000 से लेके 1.25 लाख 1.5 लाख तक जाती है थर्ड पार्टी की। तो वो उसमें काफ़ी महंगा पड़ता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को। तो ऐसा समझा गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, जब काफ़ी स्टेक होल्डर्स ने रिक्वेस्ट भी की कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो 1 एकड़ से लेके 5 एकड़ 10 एकड़ वाले किसान हैं, या जिनके पास 2-3 हेक्टेयर एरिया है, वो कैसे इस सिस्टम से जुड़ पाएँ ऑर्गेनिक से, और डोमेस्टिक में भी कुछ उपलब्ध हो, अच्छे से अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो फूड जो ऑर्गेनिक है। तो उसके लिए भारत सरकार ने PGS मॉडल लेके आए, जो कि मॉडल इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट जर्मनी में से चलाया गया। ये जो PGS का मॉडल है बहुत सिंपल है कि किसान भाइयों को खुद ही अपने फार्म को इंस्पेक्ट करना है, एसेस करना है, वेरीफाई करना है, और पीयर इंस्पेक्शन के द्वारा सर्टिफिकेशन देनी है। तो सिस्टम अच्छा चला। 2016 में अगर आप पूछें तो 10-15 हज़ार हेक्टेयर एरिया था, और यही 10-15 हज़ार या 25,000 30,000 किसान थे उस टाइम, PGS की अगर मैं बात करूं। और 2025 में आज हमारे पास 21 लाख के करीब किसान हैं, और 80,000 लोकल ग्रुप्स हैं PGS के, क्योंकि ये ग्रुप बेस्ड सर्टिफिकेशन है। और परंपरागत कृषि विकास योजना भारत सरकार ने चलाई, अपनी इतना अच्छा प्रोग्राम चलाया 2016 में, ताकि ये PGS सिस्टम को आसानी से जो फार्मर्स हैं वो समझ पाएँ, प्रमोट। बेसिकली ये जो PGS इंडिया सर्टिफिकेशन है ये एजुकेशन है फार्मर्स को, ये ट्रेनिंग लेड सर्टिफिकेशन है। कोई बाहर का थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं है, इतना बड़ा इंस्पेक्टर राज नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आके आपको ऑडिट करे, चेक करे, फिर सर्टिफाई करे। तो इसमें PGS इंडिया जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी हमारे नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन से लिए गए हैं, सेम ही NSOP जो थर्ड पार्टी के हैं, और उनको डॉक्यूमेंटेशन बहुत आसान कर दी गई है। पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, जिसको हम PGS इंडिया पोर्टल कहते हैं। हाँ, तो अभी ये केंद्र का नाम राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती केंद्र हो गया वो है। मैं आपको बताया नहीं कि क्यों प्राकृतिक खेती केंद्र बना। 2020 में आप देखेंगे कि जब कोविड की सिचुएशन आई तो काफ़ी ज़्यादा खुद ही अवेयरनेस हुई लोगों को, कि कंज्यूमर्स को, कि हमें जो है सेफ़ एंड हेल्दी फूड चाहिए और डोमेस्टिक लेवल पर चाहिए, और अवेलेबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है। और ऐसा रुझान आया कि जितने भी किसान भाई हैं
उन्होंने खेती बहुत अच्छे से की कोविड सिचुएशन में, और कंज्यूमर्स की डिमांड थी कि हमें ऑर्गेनिक या नेचुरल बेस्ड फूड चाहिए, और इसकी जो नींव थी वो पहले रखी भी जा चुकी थी भारत सरकार के द्वारा। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति चलाई गई थी 2018-19 में। उससे पहले आप देखेंगे कि सुभाष पालेकर जी का नाम है महाराष्ट्र में, जिन्होंने प्राकृतिक खेती को इसका काफ़ी शोध किया, पद्मश्री भी मिला उनको। इसी तरह सुभाष पालेकर जी का तो एक नाम है ही है, साथ में इसी बहुत से किसान हैं हमारे देश में, या आप मतलब अनगिनत हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से शोध किए हैं अपनी अपनी जगहों में, चाहे वो केरला हो, तमिलनाडु हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो। आप प्राकृतिक किसान आपको हर जगह मिल जाएंगे हमारी कंट्री में। और गाय आधारित खेती है, काव डंग, कुछ कैटल डंग बेस्ड भी, जरूरी नहीं है कि गाय का भी, जहाँ गाय नहीं है वहाँ कुछ और, जैसे गोट का जो ड्रॉपिंग्स हैं उससे भी काफ़ी अच्छा ले रहे हैं कुछ ही हिली एरियाज़ में जो किसान भाई हैं। तो इस तरह से ये इवॉल्व होने लगा। नेचुरल फार्मिंग 10-15 साल से चल रही थी, और 18-19-20 में इसकी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के रूप में पायलट बेसिस पर भारत सरकार ने इसको चलाया भी, और कि किस तरह से प्राकृतिक खेती को कुछ सब्सिडाइज भी किया गया, फार्मर्स को मोटिवेट किया गया, और फिर मिशन नेचुरल फार्मिंग के फॉर्म में ये आने लग पड़ा। और आपने देखा ही होगा, आदरणीय हमारे प्राइम मिनिस्टर सर जो हैं वो तो बार बार इसके ऊपर हमेशा बोलते हैं कि 1 एकड़ से शुरू किया जाए। मिशन नेचुरल फार्मिंग भी उन्हीं का ही, उन्होंने बहुत इसको पुश किया है और बहुत मोबिलाइज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को और सभी मिनिस्ट्रीज़ को कि इकट्ठे मिल के ये मिशन नेचुरल फार्मिंग चलाया जाए। तो नीति आयोग, PMO और हमारी मिनिस्ट्री का तो है ही इम्पॉर्टेंट रोल, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो सब ने जो है मिल के इसे एक मिशन नेचुरल फार्मिंग का नाम दिया गया। अब नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग चल पड़ा है, और इसकी जो 2021 में हम लोगों का भी, हमारे यहाँ संस्थान का नाम भी ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग रखा गया, ताकि हम फोकस्ड वे में नेचुरल फार्मिंग को भी, प्राकृतिक खेती को भी प्रमोट करें, जैसे हमने जैविक खेती को किया। तो इसी तरह से जैविक खेती को तो हमने आज तक प्रमोट किया ही किया, अब हम फोकस वे में प्राकृतिक खेती को भी करेंगे। आज हम पूरी बात समझेंगे कि कैसे प्राकृतिक खेती में भी और जैविक खेती में भी प्रमाणीकरण कैसे होता है। प्रमाणीकरण यानी कोई अगर किसान खेती करता है उसको सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो दिखा सकता है कि मैं ये कर रहा हूँ, और उस प्रमाणीकरण के आधार पर वो अपने उत्पाद को बेच सकता है। आज का पॉडकास्ट इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आप इस पूरी विधि को आप समझ सकें। आप अगर नेचुरल या ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो इस प्रक्रिया को अपना करके आप भी सर्टिफाइड हो सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होगा। सर आज पूरा समझेंगे, जैसे संस्थान का नाम बदला, ऐसे खेती के भी तरीके बहुत सारे बदले हैं सर। कोई गो आधारित खेती कर रहा है, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और अलग अलग तरह की खेती है, उसमें भी नामों के बहुत बदलाव हुए हैं इसको देखा जाए तो। इसके बारे में आप क्या बताएंगे सर? ठीक है, देखिए नाम के ऊपर हम ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित ना करें। हमें एक चीज़ देखनी है कि हम लोग केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स जिनका इतना दुष्प्रभाव है, जब हम इनडिस्क्रिमिनेटली उनको डालते हैं, जुडिशियस यूज़ नहीं किया जाता है, इंटीग्रेटेड यूज़ जब नहीं किया जाता है ऑर्गेनिक मैन्योर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साथ में, तो ये हाल होता है कि हमारी जो प्राकृतिक रिसोर्सेज जो हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, उनका हम लोग एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। सर थोड़ा दुष्प्रभाव क्या है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि ये आज ज़रूरी क्यों हो गया है, ये जो केमिकल, इसका दुष्प्रभाव कितना है सर? ठीक है, तो पहले तो मैंने आपका प्रश्न का ये जवाब दिया कि चाहे वो गौ आधारित खेती हो, चाहे वो प्राकृतिक खेती का हो, जैविक खेती का हो, या उसको नेट टू गो फार्मिंग, बायोडायनेमिक फार्मिंग, आजकल रीजनरेटिव एग्रीकल्चर फॉरेन कंट्रीज़ में, एग्रो इकोलॉजिकल बेस्ड फार्मिंग, एनवायरमेंटल बेस्ड फार्मिंग, बहुत से नाम आने शुरू हो गए हैं। किसान भाइयों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भारत के जो किसान भाई हैं वो अपने आप में ही साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं। अगर प्राकृतिक खेती की बात करें हम, तो हमें इस पर नहीं जाना है कि वो ये गौ आधारित खेती है या जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है। हमें ये देख के चलना है कि स्कीम कोई भी हो, चाहे प्राकृतिक खेती मिशन हो, चाहे परंपरागत कृषि विकास योजना हो, टारगेट एक ही है, फोकस एक ही है कि किसान भाइयों को, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको मोटिवेट करना, मोबिलाइज करना कि इस सिस्टम को समझें जो प्रमाणीकरण का है, क्योंकि सर्टिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है।
कौन सी खेती है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्योंकि हम खेती नाम में न जाएं, सर्टिफिकेट मेन है। हमें सर्टिफिकेशन को समझना है, प्रमाणीकरण को, ताकि हमें लागत हमारी कम हो, हम जो भी लागत जो भी इनपुट यूज़ करें वो हमारी कॉस्ट को ना बढ़ाए, और दूसरी चीज़ हमारी ये हो कि हमें दाम अच्छा मिले। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चाहे वो जैविक खेती हो, चाहे प्राकृतिक खेती हो, चाहे कोई भी और हमारी केमिकल फ्री फार्मिंग हो, उसमें हमें प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से गुजरना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसान भाई अपने लिए जैविक खेती करें, प्राकृतिक खेती करें, तो वो तो अपने लिए कर रहे हैं कि उनका सेल्फ कंजम्पशन है, उनका मान लीजिए 5 एकड़ है तो 2 एकड़ से उन्होंने अपने लिए रखा है और अपने रिश्तेदारों के लिए रखा है, उसको सर्टिफिकेशन की क्या ज़रूरत है? वो आपको विश्वास है और आपके रिश्तेदारों को भी विश्वास है, या नज़दीक कोई भी कंज्यूमर है उनको विश्वास है, तो विश्वास के आधार पर, ट्रस्ट के आधार पर वो उनको बेच दें या दे दें फ्री में, या खुद कंजम्पशन कर लें सेफ़ एंड हेल्दी फूड। परंतु अगर ये जब उनको मार्केट में लेके आना है किसान भाइयों को और डिक्लेयर करना है कि मेरा प्राकृतिक खेती है, तो वो डिक्लेरेशन कैसे करें, गारंटी कैसे दें कंज्यूमर को, क्या सर्टिफिकेट हो, क्या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से उनको गुजरना होगा, और ये सबसे पहले किसान भाइयों को समझना जरूरी है। क्योंकि जब हमने पीजीएस सिस्टम को चलाया PKVY के साथ में, तब हमने ये देखा है कि किसान भाइयों को पीजीएस का ज़्यादा समझ नहीं थी। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेशन है क्या, चलता कैसे है, कैसे इसकी रजिस्ट्रेशन होगी। तो ये चलते चलते 2021 के बाद में इसने थोड़ा जोर पकड़ा, तब जाके अब आप देखेंगे कि एक क्रिसिल की रिपोर्ट है, अपेडा के द्वारा एक एजेंसी को हायर किया गया, तो उन्होंने थर्ड पार्टी और पीजीएस इन सब की स्टडी की, इवेल्यूएशन की। तो आप देखेंगे कि अबाउट 36% अगर किसान या इंडिया में कंज्यूमर्स थर्ड पार्टी को सर्टिफिकेशन को समझते हैं, तो अबाउट 28-29% पीजीएस को भी समझते हैं कंट्री में। तो इतना ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ, कोशिश हुई, हालांकि इतना ज़्यादा नहीं हम कर पाए, परंतु हमारी कोशिश रहेगी कि सर्टिफिकेशन को हम अच्छे से समझाएं सभी किसान भाइयों को। प्राकृतिक खेती का प्रमाणीकरण जो है वो पीजीएस आधारित ही प्रमाणीकरण है, उसको भी पीजीएस सिस्टम से ही जोड़ा गया है। सिर्फ इसके प्राकृतिक खेती के मानक अलग है, स्टैंडर्ड्स अलग है, वो मैं उसके ऊपर आप ये बिल्कुल पूरी तरह से ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। सर, आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, एक डिपार्टमेंट है जो यूरिया प्रोवाइड कराता है किसानों को और एक डिपार्टमेंट जो खेती करता है। सर, ये इसका दुष्परिणाम कहीं कृषि मंत्रालय, कहीं कृषि विभाग के अधिकारी या जनसामान्य में ये परिलक्षित होता है कि ये जो फर्टिलाइज़र हैं इसका दुष्प्रभाव कितना है? इसको आप किस रूप में देखते हैं सर? देखिए, ये तो अब सारे के सारे हमारे जितने भी अब मतलब एजुकेशन की बात नहीं है कि अब तो किसान भाई भी समझ गए हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स। पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको कि केमिकल से हमें डरना नहीं है कि केमिकल फर्टिलाइज़र है, यूरिया है, डीएपी है, एसएसपी है, तो उससे कोई हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। फूड सिक्योरिटी तो यहीं से आया। आज हमें खाने के लिए जो मिल रहा है, इतना हम लोग बाहर भी दे पा रहे हैं, भेज पा रहे हैं, तो ये हमारा यूरिया, डीएपी इन्हीं के फर्टिलाइज़र्स के कारण है। और पेस्टिसाइड कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ को। देखिए, हम जितनी ज़्यादा खाद डालेंगे, यूरिया लश ग्रीन पौधा निकलेगा, मिठास भी होगी, उतने ही इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ भी आएंगे। तो ये तो एक साइकिल है ही, बन गया हुआ है। परंतु इसके दुष्प्रभाव जो हैं, कि मैं ये नहीं कहूँगा कि जो हमारे आईसीआर की रिकमेंडेशंस होती हैं वो बड़े ध्यान से किसान भाइयों को समझनी चाहिए। कि उन्होंने कहा है कि 100 kg नाइट्रोजन, 100 kg फॉस्फोरस। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी जगह में 80 भी हो सकता है, किसी डिपेंड करता है सॉइल का स्टेटस क्या है, सॉइल हेल्थ कार्ड के स्टेटस के ऊपर। उसी हिसाब से किसान भाइयों को अपने खेत में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये सब डालना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन है आईसीआर की, परंतु इन रिकमेंडेशंस को कोई ध्यान नहीं देते हैं। किसान भाई क्या करते हैं, ज़्यादा के चक्कर में, जाने अनजाने में वो इनडिस्क्रिमिनेटली खादों को इस्तेमाल करने लग जाते हैं। एक बार नहीं, मैं 2 बार डाल देता हूँ, 2 बार नहीं 3 बार नहीं, मैं 50 किलो नहीं, मैं 100 किलो डाल देता हूँ। पेस्टिसाइड का स्प्रे मैं 5 ml नहीं, जो मैं 10 ml ही कर देता हूँ, और इसको डाइल्यूट भी ना करके और स्ट्रॉन्ग बना देता हूँ, ताकि सारे ही इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ ख़त्म हो जाए एक बार में। जो इनडिस्क्रिमिनेट वर्ड है ना, कि अनजाने में किसान भाइयों से जब ऐसी गलती हो जाती है, तब फिर शुरुआत होती है हमारी मृदा के स्वास्थ्य की। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आईसीआर की रिकमेंडेशन है, वो हमेशा कहती हैं 25 से 30% केमिकल्स के साथ में आप ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र केमिकल्स के साथ में ज़रूर डालें, ताकि आपके खेत का जो
मृदा की जो स्वास्थ्य है उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन, उसके अंदर जो जीवांश खाद है, जीवांश है, हमारे माइक्रोब्स उसमें पनपते रहें, केंचुए भी अपना काम कर रहे हों, उसके अंदर जो हमारे एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है, एक्टिनोमाइसिटीज, सारे टाइप के जो माइक्रोब्स जो बेनिफिशियल हैं वो बने रहें और हमारी मृदा की सेहत को अच्छा रखें। तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, बैलेंस केमिकल यूज़। वो अगर होगा तो मैं कहूँगा कि केमिकल बुरे नहीं हैं, बट अगर हम इंडिस्क्रिमिनेटली डालेंगे तो फिर उसके दुष्प्रभाव सामने आने शुरू हो गए हैं। काफ़ी सालों से आप देखेंगे ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज हमारी कंट्री की 0.5% से नीचे है ओवरऑल, और 0.5% से नीचे अलार्मिंग सिचुएशन है। जीवांश जो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन है वो हमारा बहुत कम हो गया है। कहीं एक हो गया है, कई जगह भी, कई जगह 1 है, कई जगह 0.5 है, कई जगह 0.2 है, 0.3 है। तो इसमें इसके कारण जो है हमारी मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। हमारा ऑर्गेनिक कार्बन नहीं होगा तो हमारे माइक्रोब्स भी नहीं होंगे और उसकी फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ मृदा की बिगड़ जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो हमारा नेचुरल रिसोर्स जो माँ हमारी मृदा है उनको ही हमने डेड कर दिया, लाइव नहीं रखा, जिंदा नहीं रखा, जो हम बार बार कहते हैं। तो वो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ केमिकल से हुआ। तो जो दुष्प्रभाव हैं केमिकल्स के ज़्यादा के चक्कर में, उड़ेलने के चक्कर में, उसके कारण मैं कहूँगा कि केमिकल्स ख़राब हैं। अदर बैलेंस्ड यूज़ अगर करें 50-60%, 40% ऑर्गेनिक, केमिकल वाली खेती में भी तो बहुत अच्छा है। गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करें, पर करें और मल्टी क्रॉपिंग करें, बायोडाइवर्सिटी अच्छी में एक मेरा प्रश्न है, एक सामान्य किसान जैसे कोई विद्यार्थी प्रश्न पूछता है कि मैं यूरिया और डीएपी का यूज़ करता हूँ और सामान्य जैसे किसानों को देखा है 1 साल 1 कट्टा डाल रहा है तो उसकी फिर वो बढ़ा देता है, फिर बढ़ा देता है, यानी हम देखें 5 साल में वो डबल कर देता है, जस्ट यूरिया डीएपी का जो मानक है उसको डबल कर देता है। एक साधारण सा प्रश्न है, कोई किसान अगर जाने अनजाने या जान के भी ये अगर डाल रहा है और ये सारी जो बायोमास है वो नहीं डालता, गोबर की खाद नहीं डालता, केवल डीएपी और यूरिया से अगर खेती कर रहा है, तो ऐसा लगातार डालने से कितने साल में वो अपने उर्वरा क्षमता को खो देगा खेती से? बिल्कुल, बहुत जल्द खो देगा। अगर यूरिया डीएपी डालते जा रहे हैं और वहाँ पर कुछ भी आप ऑर्गेनिक का जो मैन्योर है, जो हमारे पुरानी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी, गाय रखी हुई है, भैंस है, और उनका जो पूरा हमारा गांव में आप देखेंगे कि हम लोग पूरा उसको एक हीप लगाया होता था गोबर का, हाँ। तो उसके साथ में हम पहले 1 महीना पहले उसको ज़रूर डालते थे। अभी भी ये प्रैक्टिस है हिली एरियाज़ में, तो आप देखेंगे तो वहाँ पर ये ऑर्गेनिक मैन्योर अच्छे से बना देते हैं डिकम्पोज करके, तो उसको ज़रूर डालते हैं। और ये जो प्रैक्टिस है ये बंद हो गई है। तो अब केमिकल्स जब आपने एक्सेस में डाल दिए हैं तो 3-4 साल के अंदर ही आपकी जो मृदा का स्वास्थ्य है वो बिगड़ने लग जाएगा। 5-6 साल में तो हालत ख़राब होना शुरू हो जाएगी। आपका ऑर्गेनिक कार्बन घट जाएगा बहुत ज़्यादा और माइक्रोब्स मर जाएंगे सारे के सारे। और जितना आप एक्सेस में आपने केमिकल्स डाले हुए हैं वो वाटर बॉडीज़ में चले जाएंगे, हमारे पशुओं की भी हेल्थ ख़राब होगी, हमारी बायोडाइवर्सिटी ख़राब होगी, हमारे अच्छे माइक्रोब्स मारे जाएंगे, बुरे जो फंगस या कुछ और डिजीज़ हैं वो पनपने लगेंगे। तो ये इम्बैलेंस हो जाता है नेचर में। इसीलिए प्राकृतिक खेती की हम बात करते हैं कि बैलेंस की तरफ लेके आए हैं हम अपने आप को। तो हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है, सबसे बड़ा संसाधन क्या है? मृदा। अगर वही हमने अच्छा नहीं रखा है तो हमारी तो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। फूड सिक्योरिटी की तो चलो बाद की बात है। फिर आ जाता है हमारा पानी, सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। वो वाटर बॉडीज़ में नाइट्रेट, नाइट्राइट टॉक्सिसिटी पाई जा रही है। यूरिया एक्सेस में आपने देखा होगा कि वाटर बॉडीज़ में इकट्ठा हो जाता है। वहाँ पर फिर विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं आपने देखा होगा वो पॉन्ड्स में इकट्ठा हो जाते हैं, मछलियाँ और इन सब के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो एक जगह नहीं, बहुत सी जगहों में, बहुत से प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर इसका इफेक्ट होना शुरू होता है। कुछ गैसेस फॉर्म में उड़ जाता है जो, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा निकल रही है, मीथेन गैसेस बन रही हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब निकल रहे हैं। सब इससे क्या होगा? हमारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एग्रीकल्चर से भी अब देखा गया है कि इतना एक्सेस केमिकल्स का यूज़ करने से हमारे क्लाइमेट चेंज के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। कोई एक एरिया स्पेसिफिक कोई स्टेट में जहाँ इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ, अब दुष्परिणाम दिख रहे हैं कि ज़मीन बिल्कुल बंजर होने की स्थिति में है,
पानी पर भी बहुत इसका दुष्प्रभाव पड़ा है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी। कोई स्पेसिफिक एरिया आप बता सकते हैं? आप देखिए, एक एग्जांपल हम लोग चलो बार बार पंजाब का और इनका देते हैं, इसी तरह से हम मध्य प्रदेश की तरफ भी जाएं, पंजाब की तरफ जाएं, जहाँ पर मोनोक्रॉपिंग हो रही है, आप वहाँ देख लीजिएगा। और जब हम हाइब्रिड क्रॉप्स यूज़ करते हैं तो उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तो ये सब वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए जो वाटर लेवल है, आप देखी होगी कितनी रिपोर्ट्स हैं हमारे सामने कि अलार्मिंग सिचुएशन है, पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, पानी में हैवी मेटल्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? इन्हीं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड और केमिकल्स के एक्सेस ऑफ इस्तेमाल के कारण लीचिंग हो जाती है। गांव-गांव पहुंच गया है, गांव-गांव पहुंच गया है। तो मैं एक स्पेसिफिक नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि किसी स्टेट का नाम लेंगे वो बोलेंगे हमारे बारे में ही ज़्यादा बोलते हैं। तो कुछ कुछ स्टेट्स में आप जाके हमने देखा भी है जहाँ मोनोक्रॉपिंग है, पूरी पूरी फसल खड़ी है, एक ही बार में केमिकल, कहीं पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते हैं, नेचर का बैलेंस नहीं बनाया है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन नहीं है, मल्टी क्रॉपिंग नहीं करते हैं। तो उस खेत में आप जब उसका मिट्टी का जांच करोगे तो आप खुद ही पाओगे कि ऑर्गेनिक कार्बन कम है, वाटर लेवल भी काफ़ी नीचे है, और धीरे धीरे वो नीचे ही जाता जा रहा है। और अगर हमने इस सिचुएशन को ठीक ढंग से समझा नहीं, किसान भाइयों ने बैलेंस न्यूट्रिशन की तरफ नहीं गए, मैं कहता हूँ केमिकल फार्मिंग भी करें बट उसको बैलेंस्ड वे में करें, जुडिशियस यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स भी डालें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग पूरे के पूरे हमारी कंट्री में ऑर्गेनिक हो जाए, नेचुरल हो जाए, प्राकृतिक हम लोग पूरा इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दें, ऐसा कोई मैंडेट और मंशा नहीं है। धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आएँ। 1% एरिया, 10 एकड़ अगर मेरी ज़मीन है तो मुझे 1 एकड़ में शोध करके देखना है कि जो सुभाष पालेकर जी ने बताया है, जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, जो गुरुकुल में माननीय आचार्य जी ने उनके साथ मिल के जो उन्होंने एक मॉडल तैयार किया नेचुरल का, पहले ऑर्गेनिक ही किया था उन्होंने, तो फिर वो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, कितना सक्सेसफुल है। तो उन्होंने धीरे धीरे 5 एकड़ में किया, 10 में किया, पूरा गुरुकुल फार्म अब ट्रांसफॉर्म हो गया है, गाय भी हैं वहाँ पर, कितना अच्छा मॉडल है। धीरे धीरे हमें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना होगा अपनी कंट्री में। आज हमारा 2% के करीब रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम 143 मिलियन हेक्टेयर की बात करें क्रॉप्ड एरिया की, तो अगर हमारा ओवरऑल आप देखें कि 7 मिलियन हेक्टेयर, तो क्या 2-3% ही हम लोग पहुँचे हैं। तो धीरे धीरे 5% तक पहुँचेंगे, 10% क्रॉप्ड एरिया तक पहुँचेंगे, तो टाइम लगेगा इस सब चीज़ों में पहुँचने में। तो इस तरह से प्राकृतिक खेती को जीवन शैली में अगर हम अपना लें, और माननीय अमित शाह जी ने कितना अच्छा अभी स्टेटमेंट दी है कि रिटायरमेंट के बाद में उनका प्लान है कि कोशिश करेंगे वो कि प्राकृतिक खेती करें, करते ही हैं आजकल भी, अभी भी वो प्राकृतिक खेती ही प्राकृतिक खाते हैं। और बहुत से हमारे ऐसे जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं हमारे देश में, वो रिटायरमेंट के बाद में प्राकृतिक खेती करते हैं। गुरु नानक देव जी ने भी, हाँ, उन्होंने भी, गुरु नानक देव जी ने सबसे बड़ा सिखाया कि किस तरह से खुद हल चलाना है, खुद ही अपनी हमने मेंढ बनानी है, पानी को वेस्ट नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इकट्ठा मिलके ये समझाती हैं कि हमें अपने 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ से शुरू करना है। गाय को बिल्कुल उनका पालन करना है, ये नहीं कि उनको छोड़ दिया। और बहुत बड़ा हमारा संसाधन है हमारे पास गाय, तो उनका जो गाय का गोबर है उसी को ही हम खेत में जो है फैक्ट्री लगा दें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की, बायो फर्टिलाइज़र की, जो भी कह लें हम लोग, या उसको हम लोग जीवामृत, बीजामृत ऑन फार्म बनाएं। तो ये बहुत आसान है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी बताई सर। एक विषय आता है फूड सिक्योरिटी की बात आपने कही, और अब जो सामान्य रूप से एक न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात आती है कि पोषण सुरक्षा आज के ज़माने में बहुत अहम हो गई है आज के युग में। जब हम देखते हैं कि हमारी ज़मीन जब उतनी उपजाऊ नहीं है तो अन्न होने वाला भी वो उतना पोषण नहीं होगा। तो इसमें प्राकृतिक खेती का कितना बड़ा रोल है सर? बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट का यूज़ क्या मतलब हुआ कि हमने यूरिया ही डाल दिया, नाइट्रोजन ही डाल दिया, फॉस्फोरस ठीक ठाक डाल दिया, पोटेशियम बस NPK की तरफ हम चले गए, और हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या और अनगिनत जो कई चीज़ें हैं जो हमारे शोध में अभी तक आई भी नहीं है,
और किसान जानता भी नहीं। जानते भी नहीं, हम भी नहीं, शोध करने वाले भी नहीं जानते हैं इंस्टीट्यूट्स की वो कितने वहाँ पर पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कितने रूट एक्सुडेट्स हैं जो ऊपर जाते होंगे पौधे में और फिर वो बीज बनाता होगा, बीज में कहाँ कहाँ से ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो केमिकल की गैसेस से तो हमने काफ़ी पॉजिटिव चीज़ों को ख़त्म कर दिया। तो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन तो हमारा दूर दूर तक है नहीं। आज के खाने में अगर हम खाते हैं, आप उसका एनालिसिस करवा लीजिए तो उसमें काफ़ी इम्बैलेंस हुआ है और ये शोध भी आया है, अखबारों में भी काफ़ी आया, रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स ने भी काफ़ी बताया कि आयरन की मात्रा कम हो गई है, जिंक काफ़ी कम है और भी काफ़ी इसेंशियल हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। अगर हम कंपेयर करें 40-50 साल पहले या 100 साल पहले की बात करें तो अब हमारे जो दाना है गेहूं का, मक्का का, जो भी हमारे अनाज हैं या दालें हैं, उसके अंदर अब वो न्यूट्रिशन तो नहीं रहा है। इवन फलों की भी हाल वही है, फलों में भी आपको वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा अगर केमिकल वाले तरीके से हमने अपनाया है। सबसे पहली चीज़ है कि जो हमारी माँ है, मृदा है, हम माँ इसीलिए कहते हैं मृदा को, वो स्वस्थ होना जरूरी है। अगर हमारी मृदा स्वस्थ है, उसके अंदर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन खुद हो रही है, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजेशन खुद हो रही है, वेस्कुलर आर्वेस्कुलर माइकोराइजा अपना काम खुद जड़े फैलाए हुए है और केंचुए अपना अपना काम कर रहे हैं, रसोइये का काम, जैसे कि माननीय आचार्य देवव्रत जी बार बार कहते हैं कि वो रसोइये हैं, वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, पोरोसिटी बढ़ाते हैं, पानी का ठहराव ज़्यादा होता है, जब वो टनलिंग करते हैं, लार छोड़ते हैं अपनी, तो पानी जो है एकदम से बह नहीं जाता, ऊपर नीचे वो उसमें रह जाएगा खेत में। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी, जब एक अच्छा वापसा बनेगा, देखिए प्राकृतिक खेती में हम वापसा की बात करते हैं। वापसा का मतलब कि सॉइल का मॉइस्चर, मृदा का मॉइस्चर वहाँ पर, और वहाँ टेम्परेचर बिल्कुल ऑप्टिमम है। बीज बोया नहीं, हमने फेंका नहीं कि वहाँ पर इतनी उपजाऊ है भूमि कि एकदम हो गया। और उपजाऊ में भी ऐसा है कि जब वो बीज उगा नेचुरल तरीके से, तो उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन की जो क्वालिटी है, जितने भी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो भरपूर मात्रा में होंगे। फ्लेवर और एरोमा भी बहुत अच्छा पाया जाता है। कई बार ये पर्सनल बात भी होती है कईयों को, जो है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती वाला, या अपने किचन गार्डन में हमने जो ग्रो किया है सब्जी, वो ज़्यादा स्वाद लगती है, फ्लेवरी लगती है कंपेयर टू केमिकल। वो होता इसीलिए है कि हमारी मृदा का स्वास्थ्य कैसा है, कैसी मृदा में आपने उसको डाला है बीज को, उसी हिसाब से उसका टेस्ट आएगा। भरपूर मिनरल विटामिन्स होंगे। अपने आप में हमें ऐसा लगे कि हम ये तो 50 साल पहले खाया जाता था, 25 साल पहले खाया जाता था। अब अगर हम आज की डेट में देखें कि आज आदमी की भूख मिटती नहीं है, हम लोगों को 5 चपाती से भी पूरा नहीं होता है, हंगर रहता है, 10 चपाती भी खा लें, क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल हमें उतने नहीं मिलेंगे जितना की ज़रूरत है, तो इसलिए ज़्यादा खा लेते हैं। और भूख भी मिट जाए तो वो एनर्जी लेवल वो नहीं रहता है। तो अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें, मैं कहता हूँ अगर आपको एक चपाती भी मिल जाती है जो आपने प्राकृतिक खेती से उगाई हुई है, और आपको 10 दाने भी गेहूं के मिल गए, उसको आपने अच्छे से कच्चे उबाल के खा लिया, वो भरपूर आपका न्यूट्रिशन आपको देगी। इस तरह की खेती की हमें ज़रूरत है, और हर एक कंज्यूमर आज ये चीज़ समझता है, हमें इसका प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये प्रचार प्रसार तो खुद ही कोविड की सिचुएशन में लोगों को काफ़ी सिचुएशन समझ में आई कि अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखो। इम्यूनिटी कैसे ठीक होगी? जब हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन होगा। बैलेंस न्यूट्रिशन कैसे होगा कि हम सारे मिनरल्स, विटामिन्स हमें एक चीज़ से आराम से मिल जाएंगे, जो भी हम सब्जी उगा रहे हैं। जीएमओ की बात है, जेनेटिकली मॉडिफाइड की बात है, या कोई भी जिसमें जीन की मॉडिफिकेशन की गई है, तो इस तरह के जो वैराइटीज़ हैं, फलों की है या सब्जियों की है या सीरियल्स की है, पल्सेस, हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। और प्राकृतिक खेती के तरीके से प्राकृतिक जो हमारे बीज हैं, परंपरागत उन्हीं का ही हमें यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ से ही हमारी जड़ शुरू हो जाती है। जड़ को ठीक करेंगे, मतलब हमारी मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होगा, बीज अच्छा होगा हमारा ट्रेडिशनल, या अगर हाइब्रिड भी है तो उसको केमिकली ट्रीट ना करें, जो हमारे स्टैंडर्ड्स कहते हैं उसको ही चलाएं आगे, और उसको रखें अगले साल के लिए थोड़ा सा अपना यूज़ के लिए। तो तब हम प्राकृतिक पोषण सही होगा। बिल्कुल, बहुत सही बात कही। अब सर बात करते हैं कि कोई एक किसान जो परंपरागत रूप से फसल कर रहा है, सीरियल क्रॉप्स कर रहा है या हॉर्टिकल्चर कर रहा है, कोई अलग कर रहा है, तो इसमें अगर वो सर्टिफिकेट
जैसा प्रूफ होता है कि सर्टिफिकेट के द्वारा ही वो पूरे देश को बता सकता है कि मैं एक प्राकृतिक किसान हूँ, एक जैविक किसान हूँ जो ये काम कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेशन की। सर, शुरुआत कहाँ से करें? वो जब हम पीजीएस की बात करते हैं कि एक सरल तरीका है पीजीएस का, सबसे पहले तो यहीं से बात करते हैं कि वो शुरुआत कैसे करें और उसके बाद लास्ट उसका प्रोसीजर क्या है और अंत तक उसको प्रमाण पत्र मिलने तक या लोगो मिलने तक पूरी प्रक्रिया को थोड़ा सा विस्तार से समझाइए उसको। अच्छा, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, जो कि आज की ज़रूरत भी है किसान भाइयों के लिए समझने के लिए। देखिए, प्राकृतिक खेती की अगर हम बात करें तो हमने पीजीएस मॉडल को ही अपनाया है। भारत सरकार ने पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन, पीजीएस माने पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में कहें तो थोड़ा कठिन है, सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली। तो अब देश में जो है सब लोग उसको पीजीएस के हिसाब से जानते हैं, पीजीएस सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन। तो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन में सबसे पहले किसान भाइयों को क्या करना है, पहला स्टेप उनका ये है कि जिस भी गांव में वो हैं उस गांव में उनको ये पूछना है अपने कृषि अधिकारी से, लोकल जो हैं, कि हमें मिशन नेचुरल फार्मिंग से जोड़ना है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मिशन नेचुरल फार्मिंग का फ़ायदा भी किसान भाई उठा पाएँ। तो मिशन नेचुरल फार्मिंग में 120 के क्लस्टर में अगर उनका अभी तक पूरा नहीं हुआ है लोकल लेवल पर गांव में, तो वो उसमें मेंबर बन सकते हैं। और उससे क्या होगा कि 2 साल तक उनकी हैंड होल्डिंग, उनकी ट्रेनिंग, उनका सर्टिफिकेशन का पूरा जो है वो देखभाल जो है वो सारी स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का मिलके मिशन नेचुरल फार्मिंग चल रहा है। तो एक तो किसान भाई ये सुनिश्चित करें सबसे पहले। दूसरा कार्य क्या है कि अगर ये स्कीम में वो नहीं है, स्कीम में है तो उनका ये सारा कार्य उनको बता दिया जाएगा कैसे कैसे उनको सर्टिफिकेशन से जुड़ना है। अब किसान भाई इंडिपेंडेंट अपना करना चाह रहे हैं तो क्या करना होगा? सबसे पहले किसान भाइयों को अपना एक ग्रुप बनाना है, क्योंकि ये ग्रुप लेड सर्टिफिकेशन है। मिनिमम 5 मेंबर्स का ग्रुप होना चाहिए, 5 से नीचे नहीं चलेगा। 5 मेंबर्स तो हों तो अच्छा है, आपके चाचा ताया ये सब भी हो सकते हैं। तो मिनिमम 5 मेंबर का ग्रुप बनाना है। 5 मेंबर नहीं, इससे आप कहेंगे मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये 100 भी हो सकते हैं फार्मर्स, 150 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, पूरा एफपीओ भी आप बना सकते हो, 500 का भी हो सकता है। तो आपको एक क्लस्टर फॉर्म करना है, ग्रुप फॉर्म करना है। उसमें एक अच्छे से जो थोड़े से एजुकेटेड हों या किसान भाइयों का बेटा बेटी हो जो भी पढ़ रहे हैं, उनको आप LRP भी बना सकते हो, लीड रिसोर्स पर्सन। अच्छा, जो उस ग्रुप को लीड करेगा। जी जी जी, उनको लीडर इसलिए लीड रिसोर्स पर्सन है, जो कि जो हमारे प्राकृतिक खेती के मानक हैं। हालांकि बहुत आसान है, किसान भाई समझते हैं, परंतु थोड़ा बहुत जब हम इसको IT के हिसाब से देखें, क्योंकि अब IT की जो टेक्निक्स हैं उसको हमने यहाँ पर लेने की कोशिश की है कि इसको मोबाइल ऐप आधारित बनाने की कोशिश की है। तो मोबाइल समझ भी सके वो, ताकि वो समझ सकें और किसान भाइयों को आसानी से इसकी समझ आ जाए। तो पहला काम होगा मोबाइल ऐप में यूज़र ID पासवर्ड डाल के रजिस्ट्रेशन करना। वो भी किसान भाइयों को हमारी रीजनल काउंसिल समझाएंगे गांव-गांव जाके, और ये प्रक्रिया हमने शुरू भी कर दी है। अच्छा, शुरू हो गया है। ये मोबाइल ऐप अभी लॉन्च नहीं हुई है, ये करीब 15-20 दिन या महीना हमें लगेगा। हो सकता है 15 अगस्त तक इसको लॉन्च कर दिया जाए। अभी जुलाई एंड तक ये रेडी हो जाएगी और 15 अगस्त तक इसको लॉन्चिंग की कोशिश रखेंगे हम लोग। तो इससे पहले हम किसान भाइयों को ये कहेंगे कि एक एनेक्शर 1 हमने सर्कुलेट किया है सबको, और हम उस एनेक्शर 1 को हमारी जो रीजनल काउंसिल होगी नज़दीकी, कृषि विज्ञान केंद्र होगा या हमारी रीजनल काउंसिल होगी, उनसे आप ये एनेक्शर 1 मांग सकते हैं, और वो दे भी रहे हैं जाके किसानों तक मिलके। तो ये होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। मोबाइल ऐप आ जाएगी तो एनेक्शर 1 को आपको ऑफलाइन वे में भरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। एनेक्शर 1 का मतलब है कि किसान भाइयों को अपना सेल्फ डिक्लेरेशन करना है। मोबाइल ऐप में अगर जब रेडी हो जाएगा तो आप मोबाइल ऐप में डायरेक्ट एंट्री करोगे, किसान भाई का पता, नाम, कितनी गायें हैं, कितना उनके पास ऑर्गेनिक कार्बन का स्टेटस क्या है, और कितने सालों से वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत बना रहे हैं तो उसका फ़ोटो अपलोड करें। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं हमने दिए हुए हैं, उसमें 15-16 पैरामीटर्स हैं, ज़्यादा नहीं हैं, जो कि प्राकृतिक खेती के स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस के आधार पर हैं। अब ये एक नई चीज़ है जो PGS मॉडल में पहले नहीं थी। अच्छा। क्यों? क्योंकि इससे किसान भाइयों को मार्क्स दिए जाएंगे, वेटेज दी जाएगी। अच्छा। कि अब उनकी वेटेज 50 आई, 25 आई, 75 आई या 100/100 पहुंच गए हैं, तो उनको फिर 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार ऐसा करके हम लोग उस
मोबाइल ऐप में ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे ही किसान भाई अपनी चीज़ें भरेंगे, हम 5 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, इससे एडवांटेज ये होगी किसान भाइयों को कि अगर उनको 10 साल से खेती कर रहे हैं, उनके पास जीवामृत, बीजामृत है, गाय है, ये सब चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें जो प्राकृतिक खेती के लिए चाहिए, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन की है, तो उनका जो कन्वर्जन पीरियड है हमने बहुत कम रखा है। मानकों का ही एक जो अभिन्न जो कंपोनेंट है वो कन्वर्जन पीरियड भी होता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में 2 से 3 साल होता है, 3 साल में, हाँ, इसमें 6 महीने कन्वर्जन पीरियड रखा गया है प्राकृतिक खेती में। तो अगर किसान भाइयों के मार्क्स 50 से ऊपर आते हैं, वेटेज जो है 75 पहुंच जाती है, 2 स्टार है, तो उनका कन्वर्जन पीरियड भी रिलैक्स किया जाएगा। अच्छा, और एकदम से किसान भाई पीजीएस इंडिया नेचुरल ले पाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6 मंथ्स में ही। तो अब प्रक्रिया की बात मैं कह रहा हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। कोई किसान अगर ये सर्टिफिकेशन करता है, यानी सारा डाटा जो प्राकृतिक खेती का अगर बढ़ता है, और अगर वो कर रहा है पिछले 3 साल से 4 साल से, अगर उसमें दिखाता है गाय है और ये सब चीज़ें हैं, तो उसका जो 6 महीने का जो ट्रांजैक्शन पीरियड है वो भी कम हो सकता है, वो तुरंत भी सर्टिफिकेशन ले सकता है। ये कुल मिला के आप कह रहे हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से उसको और सरल बनाया गया है। जी जी जी। सर, इसमें एक छोटा सा प्रश्न ये आता है कि क्योंकि ये एक लोगों के लिए बहुत विश्वास करने की चीज़ है। अगर मैं सर्टिफिकेशन लेता हूँ, यानी मैं कर रहा हूँ, ये मुझे जो नहीं जानता वो भी उस लोगों को देखकर विश्वास करेगा कि हाँ ये प्राकृतिक खेती है। मैं अगर कुछ गलत जानकारी भर देता हूँ, मैं अगर कुछ ऐसा भर देता हूँ और मैं सर्टिफिकेट ले लेता हूँ, तो इसमें तो बहुत दिक्कत भी आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसके लिए क्या है, अब वो पहला स्टेप तो हो गया कि उन्होंने अपना सेल्फ डिक्लेरेशन भर दिया, किसान भाइयों ने मोबाइल ऐप में भरा या ऑफलाइन वे में आजकल हम भरवा रहे हैं, रीजनल काउंसिल्स एफपीओ के साथ मिलके गांव-गांव जाके कृषि अधिकारियों के साथ भरवा रहे हैं। तो जब ये भर दिया गया, अब उसको चेकिंग कौन करेगा? उसके लिए लोकल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। वो कौन? वो मिशन नेचुरल फार्मिंग में मास्टर ट्रेनर्स ट्रेन कर दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। लास्ट 2-3 सालों में आपने देखा होगा करीब 40-50 हज़ार कृषि सखियों को ट्रेन किया गया, जिनको पैरा एक्सटेंशन वर्कर और मास्टर ट्रेनर के रूप में वो आगे आई हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलके। चैम्पियन फार्मर्स हैं, लोकल नेचुरल फार्मिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हमारे पास जो ट्रेंड हैं बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। और चैम्पियन फार्मर और मास्टर ट्रेनर जो मिशन नेचुरल फार्मिंग में हैंड होल्ड करेंगे किसान भाइयों को, ट्रेनिंग देंगे प्राकृतिक खेती की, इन्हीं को ही हमने लोकल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाने की कोशिश की है। और इनका जो कनेक्शन है वो मोबाइल ऐप में इनको हम लोग प्रॉपर एक डोमेन देंगे। ये देखेंगे कि ये लोकल लेवल पर उस गांव में जो जिस भी गांव का किसान भाइयों का ग्रुप बना है वहाँ पर ये चेकिंग के लिए वहाँ पर तत्पर रहेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, चेकिंग भी करेंगे और टिक लगाएंगे कि हमने ये देख लिया है कि जो किसान भाई कह रहे हो बिल्कुल सही है। तो जब उनका टिक आ जाएगा मोबाइल ऐप में, तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और तब ये एलिजिबल हो जाएंगे सर्टिफिकेशन सिस्टम के लिए। सर्टिफिकेशन सिस्टम लोकल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की अप्रूवल के बाद होगा, रीजनल काउंसिल एंड कनेक्शन विद लोकल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। आरसी तो हमारी हैं ही हैं, 100 के करीब आरसीज हो गई हैं अब, और हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आरसीज भी हों आगे फ्यूचर में। टाइम लगेगा। तो 725 के करीब तो लोकल नेचुरल फार्मिंग इंस्टीट्यूशन है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक LNFI है, उनको भी लोकल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी में हम लोग शामिल कर सकते हैं अगर वो लोकल लेवल पर रेडी हैं। तो रीजनल काउंसिल एंड लोकल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, ये फिजिकल वेरिफिकेशन करने वाली अथॉरिटी है लोकल लेवल पर, जो किसान भाई ने डिक्लेयर किया। अब जब डिक्लेरेशन आ गया, टिक लग गया मोबाइल ऐप में, आगे की प्रक्रिया सर्टिफिकेशन की शुरू हो जाती है। सर्टिफिकेशन के 3 मेन कंपोनेंट हैं जो बार बार मैं कहता हूँ। सर्टिफिकेशन किस आधार पर होती है? पीजीएस की मीटिंग हो गई, किसान भाइयों ने अपनी एक मीटिंग की, मीटिंग का एक फॉर्मेट है, हमने मीटिंग की, आज इकट्ठा हुए सब किसान भाइयों ने नेचुरल फार्मिंग के तरीकों को समझा, मानकों को समझा, सर्टिफिकेशन सिस्टम को समझा। इसके बाद में सेकंड आता है ट्रेनिंग, मीटिंग फिर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एक अच्छे मास्टर ट्रेनर के द्वारा दी गई, फोटो होगा कितने लोगों ने ट्रेनिंग की, किस टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग की, कितने डेज की ट्रेनिंग थी, ये अपलोड हो जाएगा पोर्टल में ही। पीजीएस के पोर्टल में भी आजकल ऑर्गेनिक में हम यही देखते हैं कि मीटिंग हो गई, ट्रेनिंग हो गई,
फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा बैकबोन है हमारे पीजीएस मॉडल का, वो है पीयर इंस्पेक्शन। अच्छा। एक दूसरे के खेतों का निरीक्षण कौन करते हैं? लोकल ग्रुप के अंदर के ही जो 3 मेंबर होंगे कमेटी के, एक एलआरपी और 2 फार्मर मेंबर। एक उसमें कंज्यूमर भी वो ले सकते हैं, लोकल, जिनको खाना है, किसान भाई के खेत का चीज़ खरीदनी है, कंज्यूमर कह लो, बायर कह लो, वो होना बड़ा ज़रूरी है। पीजीएस ऑर्गेनिक में हमने देखा कि ये कंज्यूमर और बायर रखे नहीं ज़्यादा, परंतु मैं चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती में ज़रूर हो। ये मास्टर ट्रेनर और चैंपियन फार्मर भी कंज्यूमर बायर हो सकता है। मतलब इसमें क्या हुआ कि तीसरा आदमी भी आके चेक कर रहा है कि भाई मैंने खरीदना है लोकल लेवल पर सब्जी इनसे, तो मैंने इनसे फ्रूट खरीदने हैं, मैंने इनसे सीरियल्स और पल्सेस पहले ही ऑर्डर दे देना है। तो वो कंज्यूमर और बायर को भी आप 6 मंथ्स के अंदर, 6 मंथ्स की प्रक्रिया है, उसके अंदर जरूर रखें। ये कमेटी निरीक्षण करेगी कि भाई ये केमिकल तो नहीं डाल रहे हैं, कहीं कोई केमिकल का छिड़काव तो नहीं है, कहीं साथ के खेत से केमिकल तो नहीं आ रहा है। ये सारी छोटी डबल चेक हो गया, डबल चेक हो गया। तो ये पीयर अप्रेजल ही हमारा मेन है पीजीएस मॉडल का, जो आधार है, जो बैकबोन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट अभिन्न अंग है हमारे पीजीएस मॉडल का। प्राकृतिक खेती के लिए हो चाहे जैविक खेती के लिए, पीयर इंस्पेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब पीयर अप्रेजल की जो रिपोर्ट आई वो प्रॉपर फॉर्मेट में क्या सर्टिफिकेशन डिसीजन हुआ कि किसान भाइयों को क्या डिसीजन लिया गया, इनका कन्वर्जन पीरियड रिलैक्स कर दिया गया, इनका पूरा सर्टिफिकेशन हो गया, जो इन्होंने क्रॉप उगाई हैं वो इतना एस्टिमेटेड यील्ड आने की संभावना है, ये सारे की अप्रूवल जो दे देती है पीयर अप्रेजल, उसको फिर ऑनलाइन वे में रीजनल काउंसिल एक्सेप्ट करती है जब ये तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे मोबाइल ऐप में। और फिर किसान भाई को जैसे ही हार्वेस्टिंग आती है उस टाइम तक ये डिजिटली सर्टिफिकेट उपलब्ध हो जाएगा मोबाइल ऐप के द्वारा ही। मतलब 6 महीने के अंदर? यस, 6 मंथ्स के अंदर ही। और ये प्रक्रिया हर 6 महीने में ऐसे ही चलती रहेगी, चलती ही रहेगी। अच्छा। पीजीएस मॉडल का एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि शुरुआत में तो हम लोग चाहते हैं कि किसान भाइयों को, क्योंकि इंडिया का जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारे जो डाइवर्सिटी है, किसान भाइयों में भी देखिए कुछ इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, किसान भाइयों को समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए ये फैसिलिटेशन के लिए रीजनल काउंसिल्स को रखा जाता है। परंतु अगर किसान भाई का लोकल ग्रुप जो है वो इतना सक्षम है कि वो खुद अपने ऊपर भरोसा है, उनको सारी चीज़ें वो खुद कर सकते हैं, तो उनको रीजनल काउंसिल का इतना ज़्यादा फैसिलिटेशन की, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो चाहें 2-3 साल की प्रक्रिया के बाद वो कह सकते हैं हमें कि हम आरसी को हटाना चाहते हैं और हम भी इंडिपेंडेंट आरसी बनना चाहते हैं, उसके लिए भी मोस्ट वेलकम है। पीजीएस मॉडल यही कहता है, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है कहीं पर भी। सर वो उसको लोगो मिल गया पीजीएस का, पीजीएस इंडिया लोगो, तो 6 महीने में मिल गया। अब ये लोगो क्या परमानेंट उसके लिए रहता है या हर बार उसको लेना पड़ता है? हर 6 महीने में उनको ये प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई, 4-5 स्टेप जो हैं, रजिस्ट्रेशन, एनेक्चर 1 भरना मोबाइल ऐप में, मोबाइल ऐप आ जाएगी। दूसरा फार्मर की प्लेज सिंपल कि भाई मैं केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहा हूँ, प्राकृतिक खेती के सारी चीज़ों को, प्रिंसिपल्स को, कॉन्सेप्ट को मैं आधार बना के उसको अपनाऊंगा, एडॉप्ट करूँगा, ये प्लेज होती है। तीसरा मीटिंग एंड ट्रेनिंग, चौथा पीयर अप्रेजल हो गई। ये चारों चीज़ें, 5 चीज़ें हो गई, सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो गई। और यही प्रक्रिया हर वक्त करते रहना है। जब ये प्रक्रिया किसान भाई ने करना स्टॉप कर दी, बंद कर दी, तो आपका सर्टिफिकेशन सिस्टम बंद हो गया, खराब हो गया। ये एक बहुत क्लियरेंस हो गया, नहीं तो एक बार मिलता था वो आजन्म उसके लिए हो गया, ऐसा नहीं है, हर बार उसको ये करना पड़ेगा। सर इसमें एक प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों मिशन नेचुरल फार्मिंग के लिए करोड़ों किसान को जोड़ने की बात कही और इससे उनका इनपुट कॉस्ट कम होगा, स्वास्थ्य में भी भूमि के सुधार आएगा। थोड़ा सा संक्षिप्त में मिशन नेचुरल फार्मिंग से छोटे किसान कैसे लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के लिए 2 ऑप्शन हैं किसान भाइयों के पास, या तो मिशन नेचुरल फार्मिंग से जुड़ जाएं, लोकल स्तर पर डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर या डिस्ट्रिक्ट के एग्रीकल्चर अधिकारी, या गांव स्तर पर जो विलेज लेवल वर्कर्स हैं कृषि के, उनके साथ मिलके वो क्लस्टर के लिए बोलें कि मिशन नेचुरल फार्मिंग चल रहा है तो हमें भी क्लस्टर में शामिल किया जाए। तो एक तो ये चीज़ है। तो मिशन नेचुरल फार्मिंग की शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि मिशन नेचुरल फार्मिंग में क्या है। उसमें 15,000 क्लस्टर बनाए जाएंगे मिशन नेचुरल फार्मिंग में,
पूरे देश में। अब सबको तो लाभ नहीं मिल पाएगा, सिर्फ 15,000 ही क्लस्टर होंगे। एक क्लस्टर में 100 से लेके 120 तक किसान हो सकते हैं, 120 तक मैक्सिमम फार्मर्स एक क्लस्टर में, और मिनिमम 1 एकड़ तो एरिया चाहिए एक किसान का जो कंट्रीब्यूशन है। 1 से 2 एकड़ हो अच्छा है। तो ये तो हो गया मेन 15,000 क्लस्टर। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स भी बनाए जाएंगे, इस्टेब्लिश किए जाएंगे। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स, हाँ, ये क्या होता है? ये मिशन नेचुरल फार्मिंग का अभिन्न अंग है। अच्छा। क्यों? बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब किसान भाइयों के पास हम कह रहे हैं कि उनको जीवामृत बनाना है, घन जीवामृत बनाना है, तो उनके लिए गाय होना जरूरी है, गाय का गोबर होना जरूरी है, काव यूरिन होना जरूरी है, और उनके कड़वे पत्ते भी काफ़ी, मतलब बायोडाइवर्सिटी भी चाहिए उनके खेत पे। अगर नहीं है तो क्या करें? ये सब चीज़ें उनके पास नहीं है, फिर भी किसान भाई प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, तो क्या करें? तो उसके लिए किसान भाइयों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है। उनको भारत सरकार ने बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स को इस्टेब्लिश करने का कोशिश की है, और स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये एक्शन प्लान दे भी दिया है, करीब 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स को इस्टेब्लिश करने का 20-22 स्टेट्स में। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा ये, और ये एक पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर होगा बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर का, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट या हमारे रीजनल सेंटर्स मिलके जो हैं इसकी क्वालिटी एश्योरेंस की ट्रेनिंग देंगे स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके उन एंटरप्रेन्योर्स को जो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे। बेसिकली ये बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर में जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत तैयार किया जाएगा। जो भी बायो इनपुट हमें चाहिए, चाहे वो इसके लिए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए हैं जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, चाहे ये इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए हैं, जैसे कि दशपर्णी, नीमास्त्र, आग्नेयास्त्र, जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, तो ये लोकल लेवल पर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर की रेंज में BRC होगा, तो किसान भाई सोर्स कर सकते हैं इनसे। ले सकते 2 चीज़ें करेगा बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। वो गौशाला से कनेक्ट कर सकता है, वो किसी ऐसे गांव से कनेक्ट कर सकता है दूर से कि भाई गाय का गोबर वहाँ से ले आए और अपने यहाँ ड्रमों में उन्होंने तैयार किया, और सप्लाई भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन एग्रीमेंट क्या हुआ हमारा किसान भाइयों से, किस तरह से सुविधा है किसान भाइयों को। और अगर किसान भाइयों को खेत पे ही बनवाना है तो भी ये तैयार हो जाएंगे, आपस में उनका एग्रीमेंट होगा किसान भाइयों का और बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर का। तो इस तरह से इसका BRC का जो है नींव रखी गई है, और BRC के ये कार्य होंगे। और BRC के लिए भी भारत सरकार ने मिशन नेचुरल फार्मिंग में कुछ सब्सिडी का प्रावधान रखा हुआ है। अच्छा। तो उसके लिए किसी दिन यानी कोई एक उद्यमी अगर युवा अगर चाहता है वो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर करना चाहे बना सकते तो उसके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है ये। सर एक बहुत अच्छी बात कही। हमारे यहाँ देश भर में आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक स्टैंडर्ड तय कर दिया, पैरामीटर्स तय कर दिए, मानक तय किए, ये इतनी खाद डालनी है, वर्मी कंपोस्ट डालना है, इतना टन ये करना। सर नेचुरल फार्मिंग का स्टैंडर्ड अभी तय हुआ है या तय होना बाकी है? लेकिन बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है इसमें, तो NCONF क्या कह रहा है कि ये स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं या कब तक आ जाएगा? देखिए, जब मैंने आपसे सर्टिफिकेशन सिस्टम की बात की, प्रमाणीकरण की बात की, इसका मतलब हुआ कि हमारे स्टैंडर्ड्स आ चुके हैं और वो सर्कुलेट हो चुके हैं। 1 महीना हो गया, ये ऑपरेशनल गाइडलाइंस भी सर्कुलेट कर दी गई हैं सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को, सारी रीजनल काउंसिल्स को। उनको ऑनलाइन वेबिनार भी कर दिए गए हैं, ट्रेनिंग भी दे दी गई है रीजनल काउंसिल्स को कि लोकल ग्रुप और क्लस्टर्स जो भी आपके पास आएँ तो उनको आप मानकों के आधार पर उनको सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को शुरू करवा दीजिए। तो मानक आ चुके हैं, मानक सर्कुलेट हो चुके हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी ये सर्कुलेट कर दिए गए हैं, सभी स्टेक होल्डर्स के पास इस वक्त मानक उपलब्ध है नेचुरल फार्मिंग है। बहुत आसान तरीके से 2-3 पेज में ही संक्षिप्त में इनको बना दिया गया है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि बहुत बड़ी बुकलेट है, किसान भाई उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। यही है उसमें इनपुट्स क्या डालने हैं, जीवामृत, बीजामृत को डालना है, क्या अलाउड है, क्या प्रोहिबिटेड है, कोई भी केमिकल GMO प्रोहिबिटेड है, और कन्वर्जन पीरियड 6 महीने का है, जैसे मैंने आपको बताया। इन्हीं को ही हम स्टैंडर्ड्स कहते हैं। इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ मैनेजमेंट जो है वो बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, ये सब कंट्रोल है। कल्चरल प्रैक्टिसेस के आधार पर आप कंट्रोल कर सकते हो। मल्टी क्रॉपिंग को हम प्रमोट करते हैं, मोनोक्रॉपिंग को हम लोग मना करते हैं कि नहीं करनी चाहिए, ताकि बायोडाइवर्सिटी का एनहांसमेंट हो, इंक्रीज़ हो।
और यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मानकों की हमने दी हैं। उसके ऊपर एक विस्तृत से एक अलग से आप चर्चा करेंगे, लेक्चर किया जा सकता है मानकों को अच्छे से समझाने के लिए। और जो मैंने आपको संक्षिप्त में गिनाया यही है, मल्चिंग करनी है और ग्रीन मैन्योरिंग करनी है, इंटरक्रॉपिंग करनी है, ये सारी चीज़ें ही हैं उसमें। जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत बनाना है और उसको बार बार 20-21 डेज़ के बाद में अप्लाई करना है। ये तो प्रैक्टिस में आ गया। मानक तो इंडिकेटिव होते हैं, डिटेल तो किसान भाई अपना जो उनका रीजनल जो भी उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उसको भी अपना सकते हैं। मानकों में वो भी लिखा गया है कि जरूरी नहीं कि जो पत्थर की लकीर हो गई कि नहीं जीवामृत ही डालना है, घन जीवामृत ही डालना है। आपका अगर कोई ट्रेडिशनल आपकी प्रैक्टिस है और वो केमिकल फ्री है और उस एरिया में काफ़ी प्रसिद्ध है और उसको अपनाए हैं लोग और सक्सेसफुल हैं, उसको भी अपनाया जा सकता है। सर, मानक तभी तय होते हैं, खासकर से जो भारत सरकार का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है कि उन्होंने परीक्षण अलग अलग जो बायोडाइवर्सिटी है या एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उस पर किया होगा, तभी एक देश में आपने एक स्टैंडर्ड लेकर आए हैं। सर, मेरा साधारण सा प्रश्न है, अगर कोई किसान 1 एकड़ में या 1 हेक्टर में यूरिया DAP डाल करके एक सर्टन उत्पादन लेता है, क्या प्राकृतिक खेती से उस तरह का उत्पादन वो ले सकता है? बिल्कुल। देखिए, ये सारे स्टेक होल्डर्स के साथ में जो इस वक्त करीब 15-20 लाख किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमारा बेसलाइन सर्वे इतना डीप नहीं है कि हर एक तक हम पहुंच पाएँ, परंतु जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट हैं या जो भी हमने डाटा कलेक्शन किया था, करीब 15-20 लाख किसान तो इस वक्त प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और ये सब प्राकृतिक खेती क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वो सक्सेसफुल हैं। कुछ 5 साल से कर रहे हैं, कुछ 15 साल से कर रहे हैं। और हम ही नहीं, बट हमारे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, हमारे रीजनल सेंटर्स के अधिकारी हैं, वो भी वहाँ पर इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन करके आए हैं, चेक करके आए हैं कि किस तरह से किसान भाई इसमें सक्सेसफुल हैं या नहीं, उनको कहीं रिटर्न्स कम तो नहीं मिल रहे हैं, उनकी यील्ड लेवल कम तो नहीं हुई है। पर आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ज़्यादातर किसान भाइयों का यही कहना है, उनके रिकॉर्ड्स भी जब हमने देखे, इवन कि हिमाचल जैसे जो एप्पल की बेल्ट है जहाँ पर भरपूर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बहुत स्प्रे किया जाता है, वहाँ पर भी लोग 15 साल से 20 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और बहुत बढ़िया रेड कलर के बड़े बड़े सेब निकल के आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनकी साइज़ में कमी हुई है, प्रोडक्शन में कमी हुई है, बल्कि बड़ी है। परंतु हमें ये समझना ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह हम ये ना करें कि जैविक खेती में हमारे से क्या भूल होती है, क्या होती है, हमारे से क्या कमी रह जाती है। कि वहाँ पर प्रैक्टिस कहती है कि जो रिकमेंडेशन प्रैक्टिस है हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स की 20 टन फार्म यार्ड मैन्योर, 10 टन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और नीम के बायो फर्टिलाइज़र्स 4 kg पर हेक्टेयर, 2 to 3 लीटर पर हेक्टेयर ऐसे डालना है। तो ये तो कोई इनपुट कॉस्ट ऐसे ही बढ़ गई, वो बहुत बढ़ गया, परंतु सुनिश्चित भी कौन कर सकता? हमने तो अभी तक नहीं देखा कि वो नाडेप कंपोस्ट भी तैयार कर रहा है, वो CPP भी तैयार कर रहा है, काउ पैट बिट मैन्योर भी तैयार कर रहा है। हमने भी अपने बहुत से मॉडल फार्म किए। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जब अपना कैरियर शुरू किया तो हम वर्मी कंपोस्ट बना पाते थे, परंतु उतनी ज़्यादा भी नहीं कि जितने मेरे 20 हेक्टेयर के प्लांटेशन को जरूरी मैं उसका पूर्ति भी कर पाऊँ। तो ये थोड़ा सा इशू है उस ऑर्गेनिक की साइड में। और नेचुरल फार्मिंग में अब हमें ये ध्यान रखना है कि सक्सेसफुल किसान कौन है, जिनकी यील्ड कम नहीं होनी है वो कौन है, जो इस पूरे के पूरे प्रिंसिपल और प्रैक्टिस को समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राकृतिक खेती, ग्रीन मैन्योरिंग करनी है तो करनी है, क्रॉप रोटेशन करनी है तो करनी है, मल्टी क्रॉपिंग करनी है तो मुझे करनी है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स मुझे करने हैं, डेयरी गौ पालन करना है तो करना है। अगर हम एक से भी चूक गए, अगर हमने एक को भी थोड़ी उसमें सोचा कि नहीं मैं जीवामृत नहीं बनाता हूँ, तो मैंने तो पहले ही ग्रीन मैन्योरिंग कर डाली है, मुझे ग्रीन मैन्योरिंग भी करनी है, मुझे प्री जो फील्ड की जो मैनेजमेंट है अभी बिजाई नहीं की है, उससे पहले भी उसकी फर्टिलिटी का ढेंचा वगैरह करके उसको मिक्स करके जो है डालना है ताकि मेरी फर्टिलिटी में थोड़ा 15-20% इम्प्रूवमेंट हो। तो ये सारी चीज़ों को जीवामृत बताया जाता है। 20 to 21 डेज़ में हमेशा बार बार डालना है, तो इसको बार बार ही डालना है, ये नहीं कि एक बार डाल दिया और हो गया। और डिपेंड करता है किस क्रॉप पर कितना। तो इतना डीप किसान भाइयों को जाना होगा, उसके लिए उनको लोकल कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके रखना है, जहां भारत सरकार ने
ये प्रावधान रखा है कि नेचुरल फार्मिंग का डेमोन्स्ट्रेशन भी लगाया गया है कृषि विज्ञान केंद्रों में। 425 KVKs हैं और LNFIs हैं, लोकल नेचुरल फार्मिंग इंस्टीट्यूशन। तो किसान भाइयों को ऐसे नहीं कि बीच में रखा गया है, उनको हर एक चीज़ उपलब्ध कराई गई है ताकि वो अच्छे से प्राकृतिक खेती को समझें, समझने के बाद में, ट्रेनिंग लेने के बाद में उसको करें, अपनाएं, तो उनकी यील्ड में कभी कमी नहीं आएगी बल्कि इम्प्रूवमेंट ही होगी। सर, यील्ड में इम्प्रूव हो गया। अब सामान्य कस्टमर है जो ये समझता है, वो कहता है कि मुझे ऑर्गेनिक और नेचुरल का लेना है मेरे को। अब मैं देखता हूँ कि उसके रेट बहुत अनाप शनाप है, वो मार्केट रेट से कई बार डबल ट्रिपल भी हो जाता है। तो अगर यील्ड बराबर है और इनपुट भी कम लग रहा है तो जो कस्टमर है उसको इतना हाई रेट क्यों मिल रहा है ऑर्गेनिक और नेचुरल के नाम पे? देखिए, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, मान लीजिए आप और मैं जैसे कंज्यूमर हैं, तो हमें सजग रहना है। हमें ये भी देखना है कि किसान भाइयों को, और किसान भाइयों को भी बहुत ज़रूरी है कि उनको भी अच्छा प्राइस मिले, तभी तो वो प्रोत्साहित होंगे। तो ये दोनों चीज़ों का एक बैलेंस बनाना बड़ा ज़रूरी है। एज ए कंज्यूमर मैं ये कहूँगा कि अगर मुझे केमिकल फ्री वाला जो प्रोड्यूस सर्टिफाइड उपलब्ध हो गया है, तो जो हमारे देश के हमारे कंज्यूमर्स हैं, हमारे सिटीज़ में, उनको मैं मिल्क से शुरू करता हूँ। गाय जैसे है मान लीजिए, तो मिल्क अगर मेरे को, मैं जैसे मिल्क कंज्यूम करता हूँ घर में, मेरे बच्चे और हम लोग वेजिटेरियन हैं पूरी तरह से, तो मुझे मिल्क सबसे ज़्यादा चाहिए, घी चाहिए, दही चाहिए। तो मेरे को अगर मिल्क मुझे पता चल गया कि ये प्राकृतिक खेती वाला किसान है या और देसी गाय से आ रहा है, तो मुझे अगर कहेंगे कि 100 रुपये लीटर भी मिल जाए तो मैं उसको 100 रुपये पे करने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि किस तरह से वो 50 रुपये लीटर वाला, 55 या 60 वाला, या सिंथेटिक मिल्क आजकल पैकेट फॉर्म में भी बहुत कुछ आ रहा है, तो उसकी तरफ ना जाके हमें सजग होना है कि मुझे कहाँ से लेना है। खुद जाके किसान भाई का अगर मुझे इंश्योर हो गया और सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड है, तो मैं तो 100-150 रुपये देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहा हूँ, बट मैं अपनी सेहत की बात कर रहा हूँ, तो मुझे मैं उसको देने को तैयार हूँ। साथ ही साथ किसान भाइयों को ये सुनिश्चित करना है कि उनका सर्टिफाइड हो। अगर वो सर्टिफाइड नहीं है और सीधा ऐसे लिख दिया हुआ है, जो कि आजकल चलता है कि नेचुरल, नेचर बेस्ड और ऑर्गेनिक लिख दिया हुआ है, जबकि उनके पास ना सर्टिफिकेट है, ना उन्होंने लोगो लगाया है, ना उन्होंने कोड वहाँ पैकेट के ऊपर लगा के रखा है। अगर वो सब्जी बेच रहे हैं तो उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सुनिश्चित किया। सर्टिफिकेट भी ऐसे नहीं कि एक बार लगा दिया, तो बार बार सर्टिफिकेट एक्टिव है, रिन्यूअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कितना उसका प्रोडक्शन है। ये नहीं कि उसने एक सर्टिफिकेट, आप कंज्यूमर कहे कि ओके आप बताओ आपका सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट तो है, बट उसमें तो आपने ये भी लिखा होगा पिछले पेज में कि इतना इनका यील्ड है, इतना एकड़ ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतने एकड़ में ग्रो कर रहे हैं। ये ना हो कि वो बार बार उसी सर्टिफिकेट को लगा के इधर उधर के कन्वेंशनल प्रोड्यूस को बेचना शुरू कर दे वहाँ पर। तो कंज्यूमर्स को यहाँ सजग रहना है, तभी उनको दाम अच्छा देना है जब वो सुनिश्चित कर लें कि सर्टिफाइड है, श्योरिटी है। ऐसे ही आंख बंद करके आप प्राइस ना पे करें। सर, कंज्यूमर से संबंधित एक और सवाल। मैं कंज्यूमर हूँ और मुझे ऑर्गेनिक नेचुरल ये अच्छा लेना है, मैं क्या देखूं उस पैकेट पे कि मुझे श्योर हो जाए कि ये अच्छी तरह से उगा हुआ है, शुद्ध किसान के यहाँ से शुद्ध तरीके से उगा है? ऐसे कौन कौन से, जैसे आपने लोगों की बात की, ऐसे 3-4 कौन से सिंबल हैं जिसको देखकर पता लगा सकते? जी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जो बार बार कह भी रहा हूँ, इवन कि हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, सेक्रेटरी सर से लेके मिनिस्टर सर से लेके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बार बार यही कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल, मतलब किसान भाइयों से जुड़ाव रखा जाए लोकल लेवल पर। जैसे होता है ना, फैमिली डॉक्टर है हमारा, वैसे ही फैमिली किसान हो जाए। तो अगर हम शहर में हैं तो भी हम कोशिश करें, जैसे NCR रीजन है, यहाँ पर बहुत से अब फार्म्स डेवलप हो गए हैं और सर्टिफाइड भी हैं कुछ। तो सर्टिफाइड फार्म हो, नहीं भी हो सर्टिफाइड, तो आप सुनिश्चित करें कि वो ठीक ढंग से उनका देख रेख कर रहे हैं गाय की, कुछ ज़्यादा वहाँ पर हाइजीन अच्छी मेंटेन की हुई है। तो इस तरह से सजग रहें कंज्यूमर्स जो हैं, तो तब जाके वो वहाँ से
परचेज करें, सुनिश्चित करें। और कि एक तो उसको उसकी पहचान वाले आपने बता दिए कि वो लोकल पहचान, लेवल पर ओके। जानता है। अब वो एक बास्केट एक मार्केट में जाता है, ठीक, कोई मॉल में जाता है, वो कैसे एक ठीक अच्छे है। शुद्ध तो पहचान, पहली चीज़ तो ये है कि उसका विश्वास पात्र हो उसका। विश्वास पात्र हो। ठीक है। तो आप चाहे वो सर्टिफाइड हो नहीं हो, दोनों ले लीजिए, कोई बात नहीं है। मैं अपने घर में ही उगा रहा हूँ, मेरे रिलेटिव हैं वो लेना चाहते हैं तो इट्स ओके। परंतु अगर वो मार्केट में जब आ गया है तो आपको क्या देखना है, पहले भी मैंने आपको बताया, थर्ड पार्टी सर्टिफाइड में जैविक भारत का लोगो लगा होगा। उसको आप देख लीजिए गूगल में डाल के। तो ब्लू कलर और रेड और मिक्स 2-3 कलर हैं। तो एपेडा का होगा उसमें, और सर्टिफिकेशन बॉडी की उसमें नाम लिखा होगा। 32 या 34 के करीब सर्टिफिकेशन बॉडीज, आई थिंक 38 हो चुकी हैं अपेडा की जो हैं एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडी। कौन सी सर्टिफिकेशन बॉडी ने सर्टिफाई किया है वो लिखा होगा, और एक QR कोड होगा। आप स्कैन कीजिए, आपको पूरी ट्रेसेबिलिटी आ जाएगी कि इस महाराष्ट्र के इस फलाना फलाना डिस्ट्रिक्ट से और गांव से ये इन फार्मर के द्वारा उगाया गया है। अच्छा, स्कैन करता है तो पता चल जाता है जी। वो कहाँ से उगा है और कहाँ आ रहा है। हाँ, बिल्कुल, वहाँ तक आप जा सकते हो। और ये सर्टिफाइड बॉडी, सर्टिफिकेशन बॉडी कौन सी है उनका भी लोगो होता है, और एक टिक मार्क होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी का, ग्रीन कलर का। ये ज़्यादातर किसान भाई, ज़्यादातर कंज्यूमर्स को पता नहीं है, जो हमारे खाने वाले हैं उन सब कंज्यूमर्स को मैं कहना चाहूँगा कि थर्ड पार्टी सिस्टम हो, PGS हो, या आगे आने वाला नेचुरल फार्मिंग का सर्टिफिकेशन सिस्टम है, तीनों को ही लीगल रिकग्निशन जो है वो FSSAI के द्वारा दी जाती है। अगर वो लीगली रिकग्नाइज नहीं है तो फूड सेफ्टी वो टिक मार्क वाला लोगो नहीं लगाएगी कि ऑर्गेनिक फूड या नेचुरल फूड की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है लीगली, वो FSSAI की है। तो फूड सेफ्टी का लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस तभी मिलेगा ऑर्गेनिक के लिए, नेचुरल के लिए, जब आप इस सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से थर्ड पार्टी या PGS सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन से जुड़े हुए होंगे, तभी आप उन लोगों का इस्तेमाल कर पाओगे, वो टिक मार्क का, ग्रीन कलर का भी। PGS की बात करें तो PGS बहुत क्लियर है। PGS इंडिया ग्रीन होगा, जो ऑरेंज कलर का लोगो है, मतलब ये अंडर कन्वर्जन है। अभी तक ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक कन्वर्ट नहीं हुआ है। फर्स्ट ईयर में है, सेकंड में है, थर्ड ईयर में जाने वाला है। थर्ड ईयर ओवर होते ही ये PGS इंडिया ऑर्गेनिक हो वो जाएगा। ऑर्गेनिक के लिए। हाँ। तो उसमें लोगो ब्लू कलर का होगा। उसमें लिखा होगा नीचे ऑर्गेनिक, PGS इंडिया ऑर्गेनिक, तो वो लोगो होगा पैकेट के ऊपर। और साथ ही साथ एक वो QR कोड आप स्कैन करोगे, पाओगे कि कौन सी रीजनल काउंसिल ने इसको सर्टिफाई किया है, वेरीफाई किया है, और कौन से लोकल ग्रुप का ये उत्पाद है, और किस गांव से, किस जगह पर ये लोकल ग्रुप है, वो पूरी ट्रेसेबिलिटी आपको आ जाएगी। सर PGS ऑर्गेनिक, अब PGS से प्राकृतिक वाला है, PGS नेचुरल होगा। नेचुरल होगा, तो सेम लोगो वही सेम लोगो, जी जी। सर 2-3 बहुत अहम सवाल हैं जब हम बात करते हैं। एक है NPOP, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देखता है, एक है PGS जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देखता है, और एक है FSSAI जो स्वास्थ्य और हेल्थ मंत्रालय देखता है। और फाइनली जब FSSAI लोगो लगता है तभी वो मार्केट में आता है। तो सर एक किसान के लिए ये तीनों स्टेप पार करना ज़रूरी है। पहले वो PGS में एक सर्टिफिकेशन करे 6 महीने का, फिर वो NP, क्योंकि ये जो PGS है, ये मैंने सुना है, आप मुझे क्लियर करें, ये अगर कोई सामान एक्सपोर्ट करता है तो उसके लिए ये मान्य नहीं है, वो NPOP पे ही आपको करना पड़ेगा। और तीसरा है FSSAI। तो ये 3 स्टेप है, इसको क्लियर करने के बाद ही हम अपना उत्पाद बेच सकते हैं, या PGS में के बाद भी हम अपना उत्पाद बेच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी दे दूँ इसमें। अभी तक जो है, अगर किसान भाई ग्रो कर रहे हैं और PGS इंडिया सर्टिफिकेशन उन्होंने लिया है या नहीं लिया है, देखिए 12 लाख रुपए तक का अगर उनका व्यापार है, बिजनेस है, ग्रो कर रहे हैं और बेच रहे हो, तब तो उनको एग्जेम्प्टेड है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कि हमारे पास कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। 12 लाख तक रुपए का व्यापार अगर कोई करना चाहे। और इससे भी बड़ी बात एक और है कि अगर आप एग्रीगेटर हैं और डिस्ट्रीब्यूटर, आप माल ले रहे हो, उसके बाद में उसको इकट्ठा करके एग्रीगेट करके बेच रहे हो, तो 50 लाख का मार्क है। यानी मैं अगर किसानों से सामान लेता हूँ और मैं प्रोसेस करके अगर बेच रहा हूँ तो 50 लाख तक के लिए मेरे को कोई लोगों की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, FSSAI की FSSAI की जरूरत नहीं है। हाँ, लोगो सर्टिफिकेशन की जरूरत है आप, नहीं तो किसान मतलब वो अगर ये बेचें और सर्टिफिकेशन ना लें तो कोई मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि सर्टिफिकेशन के प्रक्रिया से गुजरे नहीं है, उन्होंने प्राकृतिक खेती अपनाई है नहीं है, जैविक खेती करी है नहीं करी, वो किसको क्या पता तो वो है। सामान्य PGS से चल सकता है। जी जी, ठीक है। मानकों को फॉलो करना, उसके आधार पर तब लोगो मिलेगा, और वो लोगो होना बड़ा जरूरी है। वो टिक मार्क हो ना हो, टिक मार्क जहाँ है वो बिल्कुल ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि ये 12 लाख से ऊपर वाले बिजनेस वाले हैं, 50 लाख से ऊपर वाले हैं एग्रीगेटर या FPO हैं जिनका करोड़ों का बिजनेस है। तो आप देखा होगा, जैसे एग्जांपल है प्योर एंड श्योर, हमारा जो ब्रांड है PGS का, तो उनका 20-25 करोड़ का बिजनेस है। तो आप मार्केट में देखोगे उनके उत्पाद बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए उनका अभी हम सामान्य की जैसे बात करते हैं, FSSAI का भी टिक मार्क होगा और PGS लोगो भी होगा। अभी सामान्य की जैसे बात करते हैं, कोई छोटा किसान या छोटा उद्यमी है, वो 12 लाख तक का कोई एक उद्योग किसानों से इकट्ठा करके प्राकृतिक का, और वो PGS का लोगो उसको मिल गया और वो फूड शुरू सेफ्टी की तरफ अभी जाने की जरूरत अभी जरूरत नहीं है उसको। आगे अगर वो चाहता है कि मेरा बढ़ रहा है और मैं बाहर, क्योंकि PGS से हम बाहर नहीं बेच सकते, वो पूरे देश भर के लिए PGS तो पूरे देश भर के पूरे लिए, डोमेस्टिक ट्रेडिंग के लिए, हाँ, डोमेस्टिक देश के लिए। अब वो बाहर जाना चाहता है, बाहर अपना माल बेचना चाहता है, उसके लिए तो उसके लिए उनको थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन जो अपेडा का है उससे जुड़ना होगा। उनके लिए अपने सर्टिफिकेशन बॉडी है उनकी 38 सर्टिफिकेशन बॉडी को एप्लीकेशन करनी होगी। एप्लीकेशन करने के बाद में जो सर्टिफिकेशन बॉडी है अपने इंस्पेक्टर को भेजेगी, वो इंस्पेक्ट करेगा, ऑडिट करेगा, फीस लेगा अपने आने जाने की, और ऑडिट की फीस भी लेंगे। तो उसके 1.5 लाख रुपए 1 लाख पे जो हाँ, करीब मैक्सिमम 1.5 लाख भी जा सकता है, मिनिमम 25,000 से लेके ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक जा सकती है। तो उसके बाद में फिर ये सर्टिफिकेशन डिसीजन होगा उनकी कमेटी के द्वारा, सर्टिफिकेशन बॉडी के द्वारा। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट जो है अंडर कन्वर्जन है या ऑर्गेनिक है 3rd ईयर में, तो आपको ऑर्गेनिक मिलेगा। वो भी 3 साल का होता है उसमें भी 2 to 3 इयर्स की प्रक्रिया है। देखिए 2 साल होती है एनुअल और बायनियल क्रॉप्स के लिए जो कन्वर्जन पीरियड, प्लांटेशन और हॉर्टिकल्चर के लिए 3 साल का कन्वर्जन पीरियड होता है। ठीक है, दोनों के लिए सेम है, PGS ऑर्गेनिक और उसके लिए नेचुरल के लिए 6 महीने, जो अभी हम डोमेस्टिक ट्रेडिंग में लेके आ रहे हैं। अब वो उसने कर लिया, अब फाइनल फिर को FSSAI का उसको लोगो लेना पड़ेगा, ये दोनों के बाद किस केस में? NPOP का हो गया, PGS NPOP के साथ तो आपको ये जब आप उसको बाहर भेजोगे तो आपको FSSAI का तो लेना ही पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात बता दी। क्या सर इन तीनों को जब जैविक भारत का लोगो भी मिल गया, या तभी वो ऑर्गेनिक कहलाने के लायक है, या इस पे भी वो कर सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि भाई जैविक भारत का लोगो होगा तभी आप फुल्ली सर्टिफाई होंगे कि आप प्राकृतिक ऑर्गेनिक कर रहे हैं। ऐसा प्राकृतिक तो जैविक भारत के लोगों की बात नहीं है ही नहीं उसमें। किसकी बात? फूड सेफ्टी की बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं, फूड सेफ्टी में हम जैविक भारत का लोगो की बात करते हैं, जैविक भारत जो टिक मार्क टिक है, मार्क, हाँ, जो टिक मार्क है, जो ग्रीन कलर का फूड सेफ्टी का जो मार्क है, जैविक भारत का लोगो, वो फूड सेफ्टी के द्वारा दिया जाता है जब अगर आपका 12 लाख से ज़्यादा का बिजनेस है। और अभी उसकी ऊपर रिव्यू चल रहा है, मैं भी उस कमेटी में हूँ कि वो 12 लाख का रिलैक्सेशन देना है या नहीं, क्योंकि उसके कारण ओवरसी भी हो सकता है हमारे से कई बार फूड सेफ्टी के जो मानक हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी के मानक और भी हैं। हम तो चलो सिर्फ जैविक खेती का देख रहे हैं, वो तो फूड सेफ्टी के हिसाब से देखेंगे। फूड सेफ भी है, उसके अंदर कचरा तो नहीं मिल गया हुआ है, उसके अंदर एडल्ट्रेटेड अनवांटेड चीज़ें तो नहीं डाली हैं। हम तो कह देंगे कि ओके ये पूरा ऑर्गेनिकली ग्रो किया गया है, प्राकृतिक खेती से ग्रो किया गया है, परंतु वहाँ पर कुछ टॉक्सिन्स तो नहीं हैं, कुछ पैकेट में और तो नहीं मिला लिया गया है, प्रोसेस फूड, तो वो तो फूड सेफ्टी के पास से गुजरना जरूरी है। सर मैं एक किसान के प्रश्न को मैं आते आते आज एक किसान से मिला और उनसे बातचीत की, तो उनका एक प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। एक किसान जो केमिकल से उत्पादन कर रहा है, वो अपना उपज लेता है हर 6 महीने में, काटता है और मंडी में बेच देता है, उसको कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, वो उसका दाम उसको तुरंत मिल जाता है। एक किसान जो ऑर्गेनिक उत्पादन कर रहा है और उसके बाद वो चाहता है कि प्रोसेस करे, लोगो ले, तो उसके लिए
तमाम तरह के उसके जो आपने बताया थर्ड पार्टी ये है, फिर कई सारे टेस्टेड होते हैं। जब हम देखते हैं वो जब आते हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो वो मुझे बताया उन्होंने कि 127 तरह के टेस्ट होते हैं, उसमें एक भी अगर फेल हो गया तो आपका पूरा फेल हो जाता है, फिर वो बहुत परेशान होता है। तो सर केमिकल वाले के लिए तो इतनी छूट है, सब कुछ है, और ये जो चाहता है कि मेरी धरती स्वस्थ रहे, मैं लोगों को पोषण दे सकूं, एक अच्छा मैं भी उत्पादन ले सकूं और बेच भी सकूं, इसके लिए इतना प्रतिबंध, इतना ज़्यादा उसको पेचीदा बना दिया गया है सर। ये नहीं, पेचीदा क्यों है? पेचीदा तो कहीं से भी नहीं है। आपको सिर्फ यही प्राकृतिक खेती का जो मैंने आपको बताया या जैविक खेती का, उसमें तो कोई भी कहीं पर भी पेचीदा नहीं दिखाई दे रहा है। आपको सिर्फ मोबाइल ऐप में जुड़ना है और प्रक्रिया सर्टिफिकेशन की सिंपल है, मीटिंग, ट्रेनिंग और पीयर अप्रेजल, पीयर इंस्पेक्शन, और उसके ऊपर कौन उनकी चेकिंग कर रहा है, रिस्क असेसमेंट कर रहा है, वो तो बहुत ही रेयर है। जैसे हमारा पीजीएस की अगर हम बात करें लास्ट 5 ईयर से, तो हमने तो बहुत कम उसकी वेरिफिकेशन और चेकिंग की, और उनको ऐसा तो है नहीं कि उनको उसकी टेस्टिंग करनी ही करनी है लैब में। ये तो थर्ड पार्टी में अगर वो एक्सपोर्ट हो रहा है तो वहाँ पर जाके चेकिंग होती है प्रिजर्वेटिव्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए। उनकी लैब बहुत इरिटेशन करती है कि हमारे तो मानक अलग हैं, हमारा तो 0.001 लेवल है, इंडिया का 0.01 ही है। वो एक अलग विषय है जो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। वहाँ पर जाके उस कन्फ्यूजन को आप ऑर्गेनिक और नेचुरल में जो हमारा पीजीएस का सिस्टम है, पीजीएस से नहीं, इसमें ये एफएसएसआई, एनपीओपी, इसकी बात करते हैं हम, जैविक भारत, ये सब। एफएसएसआई भी कहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है? कहीं भी नहीं है। आप इसको थोड़ा गलत समझ रहे हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या कहना है कि सिर्फ हमारा एक सर्टिफिकेट आपको लेना ज़रूरी है अगर आपको ऑर्गेनिक फूड का बिजनेस करना है, 12 लाख से ज़्यादा का बिजनेस करना है, ऑर्गेनिक प्रोसेस्ड फूड का करना है, या आपको ऑर्गेनिक रॉ बेचना है मार्केट में, रिटेल आउटलेट में, तो 12 लाख से ज़्यादा का कर रहे हैं तो आप हमारा लाइसेंस ले लीजिए। लाइसेंस लेने में उनका कौन सी टेस्टिंग हो रही है, कहाँ है, कौन कर रहा है? देखिए, हमारे जो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग है, इवन विदेशों, पूरे वर्ल्ड में जो चल रहा है, उसको लोग सोचते हैं कि हर वक्त हर चीज़ टेस्टेड चाहिए। नहीं, अगर टेस्टिंग ही करनी थी तो फिर ये सर्टिफिकेशन की प्रक्रियाएं करनी क्यों? फिर तो टेस्टिंग कर लो और आप सर्टिफिकेट ले लो। ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं बना है जो ये प्रूव कर पाए कि आपका जो माल है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और बैलेंस न्यूट्रिशन से भरपूर है और वो ऑर्गेनिक तरीके से आया है। तो 10-15 हज़ार 20 हज़ार तो आदमी फिर उसी में गवाता रहेगा कि लाओ भाई टेस्टिंग करो और 15,000 दो तो सर्टिफिकेट ले लो, तब तो ऐसा हो जाएगा। सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जो मैंने आपको ऑर्गेनिक का और नेचुरल का बताया, इट इज़ लार्जली ट्रेनिंग बेस्ड, ट्रेनिंग लेड, मीटिंग लेड। इसमें तो कहीं पर भी कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई टेस्टिंग की फ़ीस नहीं है, कोई रेगुलेशंस इतनी ज़्यादा से नहीं गुजरना है। इवन हम कह रहे हैं कि 12 लाख तक, आज तक तो ऐसा ही है कि 12 लाख तक अगर किसान भाई का नहीं है तो वो वैसे ही उसको बेच दे, कंज्यूम कर ले, चाहे अपने रिश्तेदारों को बेच दे। सर एनपीओपी को तो पूरा वर्ल्ड मानता है क्या? पूरा वर्ल्ड नहीं मानता है, ऐसा नहीं है। फिर भी अधिकतर देशों में एनपीओपी जो है, हमारे यहाँ कंट्री में जो नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, तो हमारी हार्मोनाइजेशन होती है। मान लो यूरोपियन यूनियन के साथ है और वो भी किसी एक कंट्री ने मान ली है, मान लीजिए, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए हम उनके आपस में आवागमन कर सकते हैं। वो भी एनपीओपी का यहाँ से जाएगा तो वहाँ की जो सर्टिफिकेशन सिस्टम है उससे भी उसको गुजरना होगा। तो ये तो आप एक्सपोर्टर से ही पूछिए कि उनको कहाँ कितने ज़्यादा उनको चैलेंजेस हैं। तो प्राकृतिक खेती में जब वो इसकी बात करें तो ये स्टैंडर्ड को भी पूरी दुनिया या पर्टिकुलर उस देश के लोग मानेंगे या हमारे कुछ नियम? बिल्कुल सही आपका प्रश्न है। पीजीएस का जो मामला है, पीजीएस मॉडल जो है, वो भी 190 के करीब कंट्रीज़ जो हैं इसको रिकॉग्नाइज़ किए हुए हैं, और वो म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट। मान लीजिए मुझे अपने देश से पीजीएस का माल किसी दूसरी कंट्री को भेजना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से ब्राज़ील भेजना है। ब्राज़ील का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना ये पीजीएस करते हैं। तो पीजीएस में ब्राज़ील ने हाल ही में एक कंट्री के साथ करार किया, म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट पीजीएस के लिए, कि पीजीएस का जो सर्टिफाइड प्रोड्यूस है वो रिकॉग्नाइज़ करेंगे हमारा वाला, और उनका इंपोर्ट का जो मुझे चाहिए वो मैं रिकॉग्नाइज़ करूँगा। तो कंट्री टू कंट्री एग्रीमेंट पॉसिबल है फ्यूचर में। कभी 2, 3, 4, 5 साल बाद हमारी प्रोडक्शन बहुत हो गई, हमें लगा कि नहीं हमारे तो जो क्लस्टर्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और अब उनके पास प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, मेट्रिक टनों, मिलियन मेट्रिक टन के हिसाब से,
तो वो अब इस कंट्री को बेचना चाहें तो फिर वो कंट्री टू कंट्री म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसमें भी स्टॉप लग जाता है। जी। केमिकल फार्मिंग में सरकार यूरिया डीएपी में सब्सिडी देती है, कई सारे में कृषि यंत्रों में, इसमें हम देखते हैं केमिकल में। लेकिन प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग जो करता है, ऐसी कोई सब्सिडी भारत सरकार की है नहीं। क्या आपको लगता है कि उनको थोड़ा सा सपोर्ट इस प्रकार से देना चाहिए कि वो थोड़ा सा इसको अपनाएं और अपना उत्पादन के साथ जब वो घटता भी है तो उसको बराबर कर सके? देखिए, सब्सिडी की बात अगर मैं करूं पहले, कि जब हम सब्सिडी की तरफ सोचते हैं तो पहले तो मैं आपको कहूं कि PKVY का एग्जांपल मैं आपको दूं। भारत सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना चलाई। PKVY में बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी गई। 12,500 रुपये प्रति एकड़ पर ईयर 3 साल के लिए किसान भाइयों को मुफ्त में उनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी दिए गए, बायो फर्टिलाइज़र भी दिए गए, बायो पेस्टिसाइड भी दिए गए। उनको कन्वर्जन के लिए भी कुछ सपोर्ट 1,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से दिया गया। क्या सब्सिडी नहीं दी गई उनको? 3 साल दी सब्सिडी। 3 इयर्स के बाद में आप देखेंगे 16, 17, 18, 19 में वो किसान भाइयों को जब सब्सिडी बंद हो गई तो वो अपने बैक कन्वेंशनल की तरफ चले गए। काफ़ी, मतलब ज़्यादा नहीं, मैं ये कहूँगा कि 25-30% तो वापस गए। तो मतलब मुझे सब्सिडी की आदत पड़ गई। मेरे को सब्सिडी होगी तो मैं जैविक खेती करूँगा या प्राकृतिक खेती करूँगा। अरे प्राकृतिक खेती तो हमें इसलिए करनी है कि मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे सबसे पहले ये सोचना होगा। मेरा शुरू से आपने देखा होगा मैंने क्या कहा, प्राकृतिक खेती मुझे करना है अपनी सेहत को ठीक करने के लिए, पहले नंबर 1 पर, जो कि करोड़ों में भी हो सकती है सब्सिडी। मेरी सेहत ठीक हो गई तो मुझे करोड़ों रुपए मिल गए, क्योंकि मेरी हेल्थ इज़ वेल्थ। मेरे बच्चों की हेल्थ अच्छी हो गई, किसान भाई की, तो आधे से ज़्यादा तो उनका जो हॉस्पिटल के चक्कर बच गए, नंबर 1। नंबर 2, मुझे अपनी माँ जो मृदा है, फ्यूचर जनरेशन्स को अच्छी हेल्दी सॉइल दे के जाना है। ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी करोड़ों की हो गई कि मैंने बिल्कुल शुद्ध खाना खा लिया गाँव में, तो मैं स्वस्थ हूँ। और खर्चा भी, डॉक्टर का खर्चा भी बड़ा बच गया सब्सिडी के एंगल से अगर मैं सोचूं। ठीक है, दूसरी साइड में मृदा को हमने स्वस्थ किया, सस्टेनेबिलिटी, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमने सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल को भी निभाया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड, मेरी वातावरण को भी शुद्ध किया। अनगिनत सब्सिडी है वो। पानी को मैंने बचाया, उसके वाटर लेवल को मैं ऊपर करने के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हूँ। फिर मैंने अपने जीव जंतुओं को, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे ऋषि मुनि हमें क्या कहते हैं कि गाय का भी पालन करना है, अपने जो हमारे यहाँ हमारे कुत्ते बिल्ली जो हमारे जीव जंतु इतने अच्छे हमारे, जिनको हम प्यार करते हैं, आसपास हमारे खेत खलियान में होते हैं, उनका भी ध्यान रखना है। उनको भी केमिकल से मार रहे हैं। आप देखोगे वल्चर्स दिखते नहीं हैं धरती पे, केचुए नहीं दिखते हैं। ये क्या है? ये केमिकल्स के दुष्प्रभाव हैं, केमिकल वाली खेती के। वहाँ सब्सिडी तो दे रहे हैं, किस लिए? फूड सिक्योरिटी के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए। परंतु इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ जब होता है, अंधाधुंध वाला, जो मैंने पहले से आपको कहा, केमिकल बुरे नहीं हैं, बट अंधाधुंध करना बुरा है। तो अब एनिमल्स मर रहे हैं, वल्चर्स उनको खा रहे हैं, अंदर उनके अंदर वो जहर घुला हुआ है, वो उनको तो वो आज लुप्त हो गए, दिख नहीं रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं हमें। कुछ पक्षी हमें दिखाई नहीं देते हैं जो बहुत बेनिफिशियल हैं, प्रेडेटर्स हैं इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे सब्सिडी की तरफ सोचना नहीं चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि केमिकल वाली खेती में आप कह रहे हो कि यूरिया का शुरुआत से ही जब शुरू हुआ, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, हाइब्रिड एंड ऑल, फूड सिक्योरिटी, हम भूखमरी से जूझ रहे थे, तो उस टाइम से एक आदत पड़ गई कि सब्सिडी देनी है, चाहे वो यूरिया है, DAP है, SSP है, उपलब्ध भी नहीं होते हैं, और उपलब्ध हुए और हमारा जो टारगेट था वो सक्सेसफुल हुआ। अब टाइम आ गया है कि हम धीरे धीरे इन सब को, इनका यूज़ जो है 5%, 10, 15, 20% कम करना शुरू करें। इवन सब्सिडीज़ भी इसमें धीरे धीरे कम करने की कोशिश की जाए, जो ये फर्टिलाइज़र वाली साइड है। और वहाँ जो हमारी सेविंग हो रही हैं वो हम ऑर्गेनिक को प्रमोट करने के लिए इस तरफ उसको लगाना चाहिए। मतलब मैं तो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कि पूरी पॉलिसी इस तरह से बना डालें कि हम तो सजेशन ही दे सकते हैं अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। तो पर ये सब भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
तभी करेगी जब वो देखेंगे कि किसान भाई खुद इस मुहिम से जुड़ रहे हैं, इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक उत्सव की तरह, इसको फेस्टिवल की तरह मना रहे हैं कि प्राकृतिक खेती करनी है, मुझे प्राकृतिक खेती अपनाएं, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और मतलब एक उत्साह जिसको हम कहते हैं फेस्टिवल की तरह हम इसको मनाएं। सब्सिडी की तरफ ज़्यादा ध्यान ना रखें। सब्सिडी का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, PKVY, थोड़ा सा फेल्यूर की तरफ हम चले जाते हैं। सब्सिडी दी, किसान भाइयों को आदत पड़ जाती है और उसके बाद में अब मुझे सब्सिडी नहीं मिल रही है तो मैं बैक चला जाऊँ। हालांकि बहुत ही स्मॉल और मार्जिनल जो ट्राइबल फार्मर्स हैं जिनको बहुत ज़रूरत है, उनको ज़रूर ये सब्सिडी देने के लिए, और वहाँ पर काफ़ी संभावनाएं हैं प्राकृतिक खेती की, उनको सरकार को हमेशा ये सब्सिडी देने के लिए पूरा तत्पर रहना चाहिए। ऑर्गेनिक जो हमारे जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत हैं, पहली बात तो इतना खर्चा है नहीं उसमें, तो उसमें सब्सिडी भी क्या देनी है। मान लीजिए 1000, 1500, 2000 रुपये में अगर सब बन भी जाता है तो ये सब्सिडी कोई ख़ास इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो और कुछ स्टेट्स जो हैं गाय को पालन के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के लिए 50% सब्सिडी दे देती हैं। MOVCD स्कीम है नॉर्थ ईस्ट में, भारत सरकार उसमें सब्सिडाइज करती है 100% FPOs के लिए जो भी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन अपनाते हैं। अच्छा, तो इतना पूरे देश में अलग सब्सिडी ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं दी जा रही है। इवन बायो फर्टिलाइजर्स को कितना प्रमोट किया गया, सब्सिडाइज किया गया, स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। तो ये राज्य सरकार के अपने अपने मिशन हैं। भारत सरकार का तो PKVY, BPKP मिशन नेचुरल फार्मिंग है ही, सब्सिडी वाला ही है। अब 23 करोड़ के करीब की सब्सिडी की बात है मिशन नेचुरल फार्मिंग में, स्टेट और सेंटर मिलके करेंगे। तो कहीं ना कहीं है, बट आपका कहना सही है कि उतना नहीं है जितना फर्टिलाइज़र वाले में है। अब फर्टिलाइज़र वाले में इसलिए ज़्यादा है कि 98% तो वही हो रहा है। जैसे जैसे ये 55 होगा, 95 होगा, 90 होगा, धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर्स का एरिया कम होना और ऑर्गेनिक का, नेचुरल का बढ़ना शुरू होगा। तो फिर जैसे एरिया बढ़ना शुरू होगा तो सरकार इस तरफ भी, मुझे उम्मीद है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर में सब्सिडी अच्छी देगी। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर दे रहा है। अच्छा याद आया मुझे, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस 1500 रुपये प्रति टन फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, प्रोम। अच्छा, तो मैन्युफैक्चरर्स जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनके लिए दिया जा रहा है। अच्छा, और फिर आगे वो किसान भाइयों तक भी अच्छे से पहुंचेगा। और इसके लिए LFOM, FOM इसके लिए भी काफ़ी है, CBG यूनिट से जो निकल के आ रहा है उसके लिए भी सब्सिडी का प्रावधान है, प्रमोट किया जा रहा है। आगे यूसेज के लिए भी देने के लिए सरकार हो सकता है कुछ ना कुछ प्लान लेके आए। सर बहुत, अब 2 प्रश्नों में अपने इस पॉडकास्ट को हम कंप्लीट करेंगे। जब प्राकृतिक ऑर्गेनिक का नाम लेते हैं तो बड़े किसान का छवि हमारे ध्यान में आता है कि वो वही कर सकता है जिस पर 10 एकड़, 20 एकड़, 100 एकड़ जगह हो, जो ये अफोर्डेबल कर के भी मानता है कि अगर उसका उत्पादन कम भी होगा तो अफोर्ड कर सकता है। छोटा किसान इससे बहुत जल्दी जुड़ता नहीं है, जुड़ता है तो उसको बहुत फ़ायदा होता नहीं है। ये एक बात कई बार सामने आती है सर। देखिए, बड़ा किसान है तो बड़े किसानों के लिए हमेशा ही मैं कहता हूँ, जैसे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती। तो जैविक खेती देखा गया कि अगर बड़ा किसान है तो वो जैविक खेती की तरफ जाए, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन से जुड़े, क्योंकि उनके पास एरिया भी काफ़ी है, फंड्स भी हैं, पैसे भी हैं, तो वो सर्टिफिकेशन भी अच्छे से, थर्ड पार्टी का जो हाई कॉस्ट है उसको भी बियर कर सकते हैं, और मार्केट से भी उनका लिंकेज अच्छा है, बाहर भेजने की भी प्रक्रिया उनको पता है, और कनेक्शन किसके साथ जोड़ना है। जबकि ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को तो पता नहीं है, तो उनको तो बेचारों को लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही रहना है और अपने ग्रुप में जुड़ना है। तो छोटे किसान भाइयों के लिए ये मिशन नेचुरल फार्मिंग बनाया गया है, और परंपरागत कृषि विकास योजना तो छोटे किसानों के लिए ही थी। उनको ग्रुप में जुड़ना है, FPO तक पहुंचना है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े क्लस्टर में बनाया जाए, और फिर सर्टिफिकेशन, प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से जुड़ना होगा, और फिर मार्केट लिंकेज लोकल लेवल पर भी उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है ना, वहाँ पर एक NCOL को बनाया गया है, NECL भी है, नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो सर्टिफाइड प्रोड्यूस को परचेज करेंगे, उसको टेस्ट भी करेंगे वो अपने खर्चे पर, और मार्केट में एक प्योर अच्छा ब्रांड लॉन्च
कर चुके हैं। वो भी जैविक भारत उनका नाम दिया गया, सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। तो उनका कहना है, उनका हमारे साथ MOU भी हो रहा है कि ये जितने भी लोकल ग्रुप हैं, फार्मर्स हैं, ये छोड़ के ना जाएं। इनको जो प्रॉफिट अच्छा मिले कोऑपरेटिव सेक्टर में जब वो परचेज करेंगे, जैसे अमूल का इतना अच्छा एग्जांपल है, उसी तरह से ये जैविक और प्राकृतिक उत्पाद को भी वो सर्टिफाइड जो होगा उसको खरीदेंगे और किसान भाइयों को अच्छा उसका दाम उपलब्ध कराएंगे लोकल लेवल पर। और वैसे भी डिस्ट्रिक्ट के भी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, DDAs हैं, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हैं, इनको भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि जो ये क्लस्टर हैं इनको मार्केट लिंकेज अच्छा से अच्छा कराया जाए, ताकि किसान भाई छोड़े ना। उनको इनपुट लागत तो उनकी कम हो गई जीवामृत, बीजामृत ये सब बनाने से, प्राकृतिक खेती अपनाने से, परंतु उनके दाम भी उनको अच्छे मिलें, ये सुनिश्चित कैसे हो। तो उसके ऊपर NCOL है, NECL है, और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं वो भी अपने लोकल लेवल पर उनको स्पेस दे के, और कभी कभी जो एक स्पेशल जो डे होता है, दिन होता है, उस दिन वो वहाँ पर उनको कुछ थोड़ा स्पेस दे दें। जैसे IARI में आपने देखा होगा काफ़ी आउटलेट्स बने हैं, जैविक के उत्पाद वहाँ बिकते हैं, पूरा हाट है। तो हाट है, उसी तरह की हाट जो है लोकल लेवल पर कुछ इनोवेशन हो किया जा सकता है। और ऐसे ही हम लोग जो कंज्यूमर्स को अवेयरनेस भी पढ़ाएंगे, तो फिर कंज्यूमर खुद जाएंगे गांव में, जुड़ेंगे किसानों से, और फैमिली डॉक्टर की तरह फैमिली किसान भी होगा प्राकृतिक के लिए स्पेशली। जी सर, सुभाष पालेकर जी का नाम बहुत बार पॉडकास्ट में आया, और जब हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं उनका नाम आता ही है। उनका एक बड़ा उनकी बड़ी बात या उनकी ये बात, चाहे वो किसी भी मन से कहते हों या आरोप कह सकते हैं, उन्हें लगता है कि जो प्राकृतिक खेती है ये पूरी तरह से दुनिया को या देश को भ्रम फैलाने के लिए है, गो आधारित खेती भ्रम फैलाने के लिए है। सुभाष पालेकर कृषि को आपने अगर प्राकृतिक खेती का नाम दिया है तो ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसा उनका सीधा सा कहना है। और दूसरा वो ये बात कहते हैं कि जब इसको लेकर खेती तो प्राकृतिक है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति में न हल चलाना है, न ट्रैक्टर चलाना है, न बीज रोपण है, न निदाई है, न गुड़ाई है, न हार्वेस्टिंग है, और ये सारा जो प्राकृतिक खेती है ठीक उससे अलग है। वो कहते हैं कि गो आधारित कृषि, वैदिक कृषि की जिस हम बात करते हैं, इससे कार्बन का उत्सर्जन कई गुना बढ़ता है, तो ग्रीन हाउस का जो उत्सर्जन हो रहा है, ओजोन, इस पे सबसे ज़्यादा जो कोई प्रभाव डाल रहा है वो खेती, और विशेष रूप से ये सब खेती बढ़ रही है। इसके बारे में आपका क्लियरिफिकेशन क्या है सर? बिल्कुल, देखिए जो आदरणीय सुभाष पालेकर जी हैं, उनकी जो भी प्राकृतिक खेती की जो कृषि पद्धति है, उसी से ही सीख के, उसी से ही समझ के, इनके द्वारा ही नहीं, और भी बहुत से ऐसे पद्मश्री हैं हमारे देश में। सुभाष पालेकर जी तो हैं ही हैं, साथ में बहुत से नाम हैं जो इस वक्त गिनाने लगूंगा तो हजारों हैं जो किसान भाई अपने अपने स्तर पर अच्छा कार्य कर रहे हैं, और अपना अपना नाम भी दिए हुए हैं अपने अपने गाँव में। देखिए हमारी विविधता बहुत है हमारे देश में। महाराष्ट्र में वो कृषि की पद्धति थोड़े अलग तरीके से कर रहे होंगे, हमारा जो पहाड़ का इलाका है उसमें थोड़े अलग तरीके से पद्धति चलाई गई होगी, कश्मीर में बर्फ़ भी है, वहाँ पर कुछ अलग प्रकार की पद्धतियाँ, अलग प्रकार के रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। तो वेरिएशन बहुत है हमारी कंट्री में जो है। हमें एक चीज़ के ऊपर अडिग नहीं रहना है कि ओके हम लोग सिर्फ ये नो टिलेज फार्मिंग या इसको इसी तरह से किया जा सकता है। वो भी अच्छा है जहाँ जहाँ उसकी संभावनाएं हैं, महाराष्ट्र में है या वो कोई इसको वहाँ पर करवा रहा है लोकल स्तर पर, तो किसी को उसका बंधन थोड़े नहीं है। कोई ऐसे तो नहीं कह रहा है कि नहीं नहीं आप ये मत करो, या इसको हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इसको वो प्रमोट कर रहे हैं। देश को तो एक नाम चाहिए था कि प्राकृतिक खेती मिशन है नेचुरल फार्मिंग का, तो प्राकृतिक खेती अच्छा वर्ड जो है मिल उनके गया। नाम को आपने बदल दिया ऐसा नहीं, उसके किसी के नाम पर तो जो है प्राकृतिक खेती या कृषि जो खेती है, नाम पर तो करने का हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा नहीं सोचेगी कि किसी के नाम पर, तब तो और भी जो हज़ारों किसान हैं वो बोलेंगे मेरे नाम पर भी एक एक करके दे दीजिए। हम उन सब की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उन सब से सीख लेते हैं, चाहे वो सुभाष पालेकर जी से लेके आचार्य देवव्रत जी हों और भी जितने भी माननीय पद्मश्री हैं हमारे, बहुत से भारत रत्न भी हैं। आजकल बहुत से लोग ये कृषि तो करते हैं, तब तो सब कहेंगे कि मेरा भी इस पे नाम लिख दिया जाए,
नाम से नहीं, हम ये भी नहीं मानते कि आदरणीय पद्मश्री जो हैं वो ये चाहते होंगे कि मेरा नाम से हो। नाम से कुछ नहीं रखा है इसमें, हम उन सब का रिगार्ड देते हैं। भारत सरकार सबको, देखिए उस डॉक्यूमेंट में सबका लिखा गया है कि जो मिशन नेचुरल फार्मिंग है वो सभी स्टेक होल्डर्स की पद्धतियों को देख के उनसे डिस्कस करके रखा गया, और ये प्राकृतिक खेती ही अच्छा एक नाम निकल के आया। तो इसीलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। और देखिए किसान भाई को कोई भी रोक नहीं सकता है कि हम तो ये नहीं कहते हैं, इट्स अ वॉलंटरी थिंग, मतलब कि किसान भाई को प्राकृतिक कृषि उसको रखना है, करना है, तो वो उस तरह की चीज़ कर ले। हम ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते किसी के ऊपर। किसी को जैविक खेती ही करनी है, जैविक कृषि करनी है, नहीं मुझे तो वो पसंद है, तो आप वो कर लीजिए। करिए केमिकल फ्री फार्मिंग, आप जीवामृत भी डालेंगे उसमें भी, आपको सुविधा लग रही है, आप आसानी से गाय रख सकते हो, आप इस पद्धति को अपना सकते हो, जो कि आजकल अब रिसर्च भी कर रहे हैं हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। तो हम तो साइंस आधारित, वैज्ञानिक आधारित खेती की बात करते हैं, जिसमें विज्ञान की बात भी हो, जिसमें ट्रेडिशन भी हो, जिसमें इनोवेशन भी हो, वो इवॉल्व भी होता रहे, समय समय पर आगे चेंजेस भी आते रहें। ये नहीं कि एक ही पॉइंट पर हम टिके रहें। हम तो साउथ में, केरला में, तमिलनाडु में अगर कोई बहुत अच्छी पद्धति निकल के आई है, उसको भी हम इस प्रैक्टिस में, अपने इस मिशन नेचुरल फार्मिंग के स्टैंडर्ड्स में डालेंगे, प्रैक्टिस में डालेंगे। अगर वो सबको पसंद हो, सब उसको एग्री करें, ये इवॉल्व होता जाएगा। जो आपने बताया कि जैसे हमारी खेती से मान लीजिए लो टिलेज, नो टिलेज करना है, कम टिलेज करनी है, तो वो भी जहाँ जहाँ सुविधा हो, जहाँ पर हमें ज़्यादा क्रॉप नहीं लेनी है, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर मिनिमम टिलेज की जा सकती है, वहाँ मिनिमम टिलेज करें। जहाँ नो टिलेज करके भी हम कुछ मिलेट्स उगा सकते हैं, वहाँ नो टिलेज करके उगाएं। तो ये फ्लेक्सिबल है, ओपन है। हाँ जी। जाते जाते आप हमारे सारे किसान भाई बहनों को, और विशेष रूप से जो युवा इस ओर जुड़ना चाहते हैं, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती में अपना भविष्य देखते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ देखिए, युवाओं के लिए तो ये है कि इस वक्त आने वाला समय जो है वो आप देख ही रहे हैं कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, आपने देखा ही जैविक खेती पिछले 15-20 साल से सर्टिफिकेशन देखा आपने, प्रमाणीकरण को देखा इवॉल्व होते हुए। थर्ड पार्टी है, पीजीएस है, अब हमारा प्राकृतिक खेती का मिशन आ गया है, प्राकृतिक खेती प्रमाणीकरण है। तो मैं युवाओं को कहूँगा कि देखिए वो पढ़ाई तो करते ही हैं, और पढ़ाई करके जॉब्स तो उनको ढूंढनी ही है, और टेस्ट दे के उनको क्लियर करके आगे बढ़ना है। तो वो तो ठीक है एक साइड जो है, परंतु सभी को तो जॉब्स नहीं मिलती, जिस तरह सबको सब्सिडी तो नहीं मिल पाएगी। तो इसी तरह से जो भी और बच्चे हैं, जो रूरल यूथ हैं, जो किसी कारण से अपनी पढ़ाई आगे नहीं कर पाए, तो वो हमारी ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। कोशिश करें कि आप ग्रुप में करें, क्योंकि भारत सरकार इस वक्त फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट कर रही है। एफपीओ बनाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, लोकल क्लस्टर बनाएं। जिस तरह से मैंने ये प्रक्रिया अभी समझाई, उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जोड़ें। रीजनल काउंसिल अगर आप बनना चाहते हो तो आप रजिस्टर करें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, ट्रस्ट बना सकते हैं आप, और अपना एक उद्यमी बने और एंटरप्रेन्योरशिप बनाएं, करें, खासकर प्राकृतिक खेती में। और क्योंकि आने वाला जो भविष्य है उसमें इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और आपने देखा ही जो मैंने चीज़ें बताई कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें निभाते हो। और सबसे ज़्यादा तो मैं आपको कहूँगा कि शुरुआत आप डेयरी फार्म से करें, अपना डेयरी फार्म ज़रूर खोलें। हम कहते तो हैं कि हमारे पास मिल्क बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई है कंट्री में, पनीर भी है, ये मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, और इसकी डिमांड बहुत बड़ी है, परंतु वो क्वालिटी नहीं है। वो कई बार फूड सेफ्टी से भी ओवरसी हो जाते हैं, नहीं देख पाते हैं चीज़ें, तो वो उससे लोगों को जो है अच्छा उत्पाद मिले, इसके बहुत स्कोप्स हैं। तो मैं कहूँगा कि आप प्राकृतिक खेती की मुहिम से जुड़ें, ट्रेनिंग लें, अवेयरनेस लें, मास्टर ट्रेनर बने हमारे, और हमारी ट्रेनिंगों का भी लाभ उठाएं। जो 21 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम है उद्यमी, उसमें भी आप जितने भी यूथ हैं हमारे कंट्री के, वो जुड़ सकते हैं। मार्केटिंग में आपका रोल बहुत ज़्यादा रह सकता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, MBA किया है, तो आप अपना एक मार्केटिंग का अच्छी एजेंसी बनाएं। प्रोसेसिंग का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो मैं अपने जो हमारे यूथ हैं आज के उनको कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो स्कोप है। मैंने जर्मनी में जाके जब देखा कि मुझे जर्मनी जाने का मौका मिला, भारत सरकार के द्वारा जब भेजा गया सप्लाई चेन की स्टडी करने के लिए, तो हमने वहाँ देखा जर्मनी में
हर एक किसान 500 हेक्टेयर का, वहाँ किसान बड़े होते हैं, छोटे किसान नहीं हैं। तो एक किसान पूरा मैकेनाइज्ड और पूरा आईटी से उनका पूरा वो जुड़ा हुआ होता है, सारा ज़्यादा लेबर दिखाई नहीं देती है। तो उनका ना सारा प्रोसेसिंग यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं। 20,000 किसान हैं तो 10-12 हज़ार प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। तो हमारी कंट्री में आप देखेंगे कि पीजीएस के हमारे अगर 21,000 किसान हैं या 80,000 लोकल ग्रुप हैं, तो करीब 400 के करीब प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। हमें 10,000 प्रोसेसिंग यूनिट्स बनानी है। प्रोसेसिंग यूनिट, अच्छी पैकिंग, अच्छी लेबलिंग, साफ़ सुथरा जो प्राकृतिक खेती का उत्पाद है उसको पैक करने की ज़रूरत है, उसको लेबल करने की ज़रूरत है, उसके अच्छे अच्छे उत्पाद बनाने की ज़रूरत है, उसके बिस्किट बनाने की ज़रूरत है, ब्रेड बनाने की ज़रूरत है, उसके अच्छे दलिया बनाने की ज़रूरत है। ये अवेलेबल नहीं है चीज़ें, तभी आपको हर एक स्टोर में ये दिखेंगे जब आप प्रोसेसिंग यूनिट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाओगे। प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी प्राकृतिक खेती में हमने मानक बना दिए हैं, अच्छे से उसको बताया गया है। वो भी जो हमारे आज के यूथ हैं प्रोसेसिंग यूनिट भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं गाँव के स्तर पर। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर तो मैंने बता ही दिया कि वो तो यूथ्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सब्सिडी मिले ना मिले, परंतु आप बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आप वहाँ पर जीवामृत, बीजामृत की हम बात करें, हम वहाँ पर बायो फर्टिलाइज़र की बात भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात भी कर सकते हैं, वहाँ पर सीड की भी बात कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सीड की बहुत ज़रूरत है, मिलता ही नहीं है, प्राकृतिक सीड अवेलेबल नहीं है। आप चाहो तो प्राकृतिक सीड की अपनी एक नर्सरी लगा सकते हो, बना सकते हो, बैंक बना सकते हो। और किसान भाइयों ने उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, यहाँ देखोगे किसान भाइयों के पास 500 राइस की वैरायटीज़ का बैंक पड़ा हुआ है, ट्रेडिशनल वैरायटीज़ का। मिलेट्स की बहुत ज़्यादा हैं, वेजिटेबल्स की हैं, कुछ ऐसी दिखती नहीं है वेजिटेबल्स, तो हम लोग सिर्फ 3-4 ही वेजिटेबल देख पाते हैं, तो उनके भी बहुत अच्छा एक सीड बैंक है। ज़रूरत है कि इनका एक अच्छी नर्सरी और अच्छा एक प्लांटिंग मटेरियल, अगर फ्रूट्स की और हम और ट्रीज़ की बात करें, ये भी एक बहुत अच्छा उद्यमी का बनने का आपको स्कोप है। क्योंकि प्राकृतिक खेती में हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ काओ, क्रॉप्स एंड ट्रीज़। तो हमें पेड़ भी लगाने हैं वहाँ पर, हमें वहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स भी लगाने हैं, फ्रूट्स भी लेने हैं, फ्लोरिकल्चर भी लेना है, और हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी करने हैं। तो ये सारे स्कोप्स हमारे प्राकृतिक खेती में उपलब्ध है। अभी शुरुआत ही है, मतलब जिस तरह से हम ये मॉडल सोच रहे हैं कि आगे चले, तो यूथ जो हैं इसमें काफ़ी अपना जो है भागीदारी निभा सकते हैं और अच्छे से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। गगनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत विस्तार से सब सारी बातें बताई। डॉक्टर गगनेश जी ने आज हम सबको बताया कि किस प्रकार से नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन पहुंचना करना हमें केमिकल फ्री फार्मिंग है, इसका विशेष ध्यान देना है। और ये एक जिम्मेदारी है किसानों की को वो एक अच्छा पोषण युक्त अनाज, स्वस्थ समाज बनाने के लिए प्रोवाइड कर सकें। और एक बड़ी मुहिम है, इसको एक छोटे रूप में ना देख करके एक बड़ा विज़न लेकर के कि मैं खेती कर रहा हूँ, तो न केवल एक खेती कर रहा हूँ बल्कि एक अच्छा भोजन और एक अच्छा स्वास्थ्य की ओर एक दिशा दे रहा हूँ, समाज को एक ले जा रहा हूँ। एक बहुत बड़ी बात, एक विज़न हम किसानों को तैयार करें। और इसके लिए ये जो राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र है, ये समय समय पर अनेक कार्यक्रम की रचना, योजना और क्रियान्वयन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।